हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूं एंड ये एक शियान वांग फैन फिक्शन है जिसके अंदर वीइंग टॉप एंड वांग जी बॉटम होगा। ये फैन फिक्शन मुझे किसी की रिक्वेस्ट पर शेयर करना है। काफ़ी टाइम से मुझे लोग बोल रहे थे कि दी आप हमेशा वांगशियन लेकर आते हो तो एक शियान वांग स्टोरी भी लेकर आओ। तो ये फैन फिक्शन डिफरेंट है। वीइंग इसमें टॉप होगा, लैंज़ैन इसमें बॉटम होगा। जिसको पसंद आता है वो सुन सकता है। एंड वैसे भी स्टोरी मैटर करनी चाहिए, कौन टॉप है कौन बॉटम है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट बोल सकते हैं कि आप लोग सोचते होंगे कि मुझे टॉप वांग जी को देखना पसंद है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरी ज़्यादातर स्टोरीज ऐसी होती है। बट ये फैन फिक्शन अलग है। आई होप कि आप स्टोरी को एंजॉय करोगे। ओके, तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं ये फैन फिक्शन मैंने नहीं लिखा है। इस फैन फिक्शन की जो ऑथर है, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर रोज़ S7P। ये फैन फिक्शन रोज़ ने लिखा है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल फैन फिक्शन है। एंड इसकी परमिशन ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये मत सोचना परमिशन मैंने नहीं ली है उससे। ओके, एंड सच में ये फैन फिक्शन काफ़ी अच्छा है एंड ऑब्वियसली मेरी फेवरेट ऑथर है रोज़, उन्हीं का ये फैन फिक्शन है। आई होप कि आप उनकी आईडी पर विजिट करेंगे एंड जो फैन फिक्शन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड आई होप कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आएगा एंड ऑथर की भी तारीफ़ करिएगा क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने इस फैन फिक्शन को लिखा है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। तो इस फैन फिक्शन का नाम है सीक्रेट ब्राइड। तो चलिए फिर एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। ये वन शॉट होने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें गुसू विलेज को दिखाया जाता है। ये विलेज काफ़ी दूर था चोंगचिंग सिटी से और काफ़ी खूबसूरत भी था देखने के अंदर। विलेज काफ़ी छोटा था और इस विलेज के जो लीडर थे उनका नाम लैन किरण था। लैन किरण के दो नेफ्यूज़ हैं। अब हम देखते हैं इस गुसू के अंदर एक बस आती है एंड उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स आए थे, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आए थे एंड चोंगचिंग से वो सब लोग यहाँ पर आए थे। 15 स्टूडेंट्स थे एंड उन्हीं के साथ 2 प्रोफेसर भी आए हुए थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो बस का ड्राइवर था वो कहता है कि सर हम लोग गुसू विलेज पहुँच चुके हैं। एंड इसके बाद एक प्रोफेसर पहले बाहर आता है और उसी के साथ जो स्टूडेंट्स थे एक एक करके वो भी बाहर आते हैं। सारे के सारे 15 स्टूडेंट बाहर आते हैं और लास्ट में एक और प्रोफेसर बाहर आता है एंड वो प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था दिखने के अंदर। वो प्रोफेसर बाहर आने के बाद विलेज को देखता है और उसके बाद कहता है ये परफेक्ट जगह है, सच में बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पर एंड उन्हें सब चीज़ें देखने का मौका मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये परफेक्ट है विलेज सर्वाइवर के लिए। तो ये है हमारा प्रोफेसर वी वुजियान, या हम कह सकते हैं वी यिंग। उम्र 27 साल है। ये एक प्रोफेसर है, बहुत ही चेयरफुल पर्सन है और ऑलवेज हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मोटिवेट करता है एंड न्यू ट्रिक्स को आजमाता है स्टूडेंट्स को स्टडी में इंटरेस्ट लाने के लिए। क्योंकि मानना है कि जब तक बच्चों के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा स्टडी को लेकर वो अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो वी यिंग का यही कहना है कि बच्चों के लिए स्टडी को इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो इसीलिए ये हमेशा ट्राई करते हैं कि बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ वो स्टडी करवाएं। एंड इसके पेरेंट्स वी चांग से और कैंग से सेरन भी हैं एंड उन्होंने जो वी यिंग की इंगेजमेंट है वो पहले ही कर दी है, वो भी जिन फैमिली के अंदर, जिन फैमिली की जो डॉटर है उनके साथ, और उसका नाम है मियान मियान। ऑब्वियसली वी वुजियान पहले ही इंगेज है मियान मियान के साथ। तभी वैन किंग आती है और उसके बाद कहते हैं यस प्रोफेसर वी, आपने बिल्कुल सही कहा। वी यिंग एंड जो अदर बोल सकते हैं कि प्रोफेसर आई हुई थी वैन किंग, वो कहती है आपने सही कहा, ये काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। तो चलिए इसके बाद वैन किंग प्रोफेसर और वी यिंग प्रोफेसर दोनों के दोनों बच्चों को लेकर जहाँ पर उन्हें गुसू के अंदर जो होटल बुक की थी वहाँ पर उन्हें लेके चले जाते हैं। हम देखते हैं वी यिंग और वैन किंग बच्चों को उनके रूम्स दिखाते हैं एंड कुछ बच्चे अपना रूम्स शेयर करने वाले थे क्योंकि जब ऐसी ट्रिप आई जाती है बाहर से तो फिर वहाँ पे रूम्स को हमेशा ही शेयर करना होता है क्योंकि ट्रिप्स के अंदर यही होता है, कम पैसे एंड बच्चे भी आराम से रह सकें। तो बच्चों को बता दिया जाता है कि कौन किसके साथ रूम्स को शेयर करेगा। एंड वहीं पर जो प्रोफेसर थे उनके ऑब्वियसली तो अलग अलग रूम्स होने ही थे। आते टाइम वैसे भी वो लोग लेट हो गए थे जिस वजह से वो लोग अभी खाना पीना खा के अपने रूम्स के अंदर सो जाते हैं। हम यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होने के साथ ही जो विलेज का एक गाइड था वो नेक्स्ट डे सारे प्रोफेसर को एंड स्टूडेंट्स को विलेज दिखाता है अच्छे से। जो बच्चे थे वो नोटबुक एंड पेन निकाल कर वो सारी चीज़ें नोट करने लगते हैं, वो गाँव में क्या देख रहे हैं क्या नहीं। एंड वो लोग गाँव वालों से बातें भी करते हैं कि उन्हें यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिल रही है और क्या नहीं मिल रही, वो लोग कैसी
अपनी सामने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों को नहीं है। एंड वो ऐसे ही करते हुए जो गांव के मुखिया का हेड था वहाँ पर भी पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एंड जो विजिंग था, वो जो हेड था वहाँ का लैंडग्रेन, उसके घर के बाहर आकर वो गेट पे नॉक करते हैं और कहते हैं प्लीज़ क्या कोई अंदर है, गेट ओपन करेगा। लैंडग्रेन कुछ टाइम के बाद डोर ओपन करता है, वो सब लोगों को देखता है, वो भी बहुत ही सस्पिशियस आए से, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि बाहर के लोग गांव को देखने के लिए आए, बट यहाँ पर ये लोग आए हुए थे। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद कहता है कि हम लोग यहाँ विलेज को देखने के लिए आए हुए हैं, हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के तहत आए हैं, हमारे स्टूडेंट्स विलेज के बारे में जानना चाहते हैं एंड हमें आप लोगों से कुछ डिटेल चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है एंड हम आप लोगों की मदद भी करेंगे यहाँ के बारे में लोगों को बताने में। तो क्या आप हमारे बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, हमें आपसे कुछ जानना है और आप यहाँ की हेड हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता होंगी। ये सुनने के बाद लैंडग्रेन सब लोगों को देखता है, वीजिंग और वैनकिंग फिर लैंडग्रेन को अपना आईडी दिखाते हैं। इसके बाद लैंडग्रेन कहता है अंदर आओ, वो सारे के सारे अंदर आते हैं। लैंडग्रेन सभी को अंदर बुलाता है, सभी लोग आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वो जो भी अपने क्वेश्चंस थे वो लैंडग्रेन से पूछते हैं एंड लगभग 2 घंटे के बाद उनका जो भी पूछताछ वाला था वो सारा ख़त्म होता है। इसके बाद वीजिंग एंड वैनकिंग अपने स्टूडेंट्स को लेकर वापस होटल चले जाते हैं। हम देखते हैं लैंडग्रेन को, लैंडग्रेन उन्हें जाते हुए देखता है और एक बोल सकते हैं अजीब सी स्माइल करता है, जैसे वो कुछ प्लानिंग कर रहा था, उसके माइंड में कुछ डेंजरस चल रहा था। हम देखते हैं वीजिंग और वैनकिंग बच्चों के साथ तो पूरे 2 दिन उसी विलेज में पूरी तरह से स्पेंड करते हैं। वीजिंग नेक्स्ट डे वापस जाने वाला था चोंगचिंग बच्चों के साथ। अभी नाइट का टाइम था, वीजिंग वापस अपने होटल आ रहा था, वो भी अकेला था एंड अकेले आते टाइम पर उसे लगा नहीं था कि कुछ भी हो जाएगा, बट अचानक से कुछ लोग आते हैं और वीजिंग को किडनैप करते हैं, उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालते हैं, आंखें बांधते हैं और वहाँ से उसे ले जाते हैं। वीजिंग को तो चिल्लाने तक का टाइम नहीं मिलता और उसे वहाँ से ले जाया जाता है किडनैप करके। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, वीजिंग के हाथ और पैर बांध दिए गए थे। अभी हम लैंड हाउस के अंदर देखते हैं पीपल, कुछ ही टाइम के अंदर जो लोग थे वहाँ के वीजिंग के बोल सकते हैं कि हाथों को एंड ओपन करते हैं। वीजिंग जो है ना वो देखता है, क्योंकि उसकी माउथ को भी ओपन कर दिया गया था एंड वीजिंग कफ करता है और चारों तरफ देखता है एंड उसकी हेयर पूरी तरह से मैसी हो चुकी थी और चेयर थी उसके सामने जिस पर एक पर्सन बैठा हुआ था और वो अपनी बोल सकते हैं एक पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ था। वीजिंग अपनी आइज़ को थोड़ा ब्लिंक करता है एंड वो अपने सामने की ओर देखता है तो उसके सामने लैंडग्रेन बैठा हुआ था, वो भी चेयर के ऊपर। ये देखने के बाद वीजिंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर लैन, आपने मुझे किडनैप क्यों किया है। ये सुनने के बाद लैंडग्रेन कहता है प्रोफेसर वी, तुम्हें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग शॉक, वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लैंडग्रेन क्या बकवास कर रहा है। वीजिंग चिल्लाते हुए कहता है आपकी बेटी से नहीं, बिल्कुल नहीं, और मैं ही क्यों, इस गांव के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी बेटी से शादी कर लेंगे, बट मैं नहीं, मैं ही क्यों करूं, मैं नहीं कर सकता हूं। ये सुनने के बाद लैंडग्रेन कहता बिल्कुल चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो, ये मेरा घर है तुम्हारा नहीं, तो अपने मुंह को बंद रखो। अगर तुमने अपने मुंह को ज़्यादा चलाया तो तुम्हारा ये गर्दन, तुम्हारा सर तुम्हारी बॉडी से अलग हो जाएगा, तो चुप करो। एंड तभी अचानक से एक पर्सन आता है और वो वीजिंग के नेक के ऊपर एक तलवार रखता है बड़ी सी एंड वीजिंग कल्प करता है और डर जाता है बुरी तरह से, क्योंकि अगर थोड़ा सा वो हिला तो वीजिंग की तो सच में वही गर्दन उसकी बॉडी से अलग होगी। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है देखिए मिस्टर लैन, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी ही इंगेज हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। एंड इसके बाद लैंडग्रेन कहता है भूल जाओ, जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें भूल जाओ एंड अपना दिमाग चलाना बंद करो, जो मैंने कहा है तुम्हें वही करना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं किया। लैंडग्रेन गुस्से में कहता है या तो मेरी बेटी से शादी करो या फिर तुम मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम अपनी फियोंसे को भूल जाओ और मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लो। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें मरना है या नहीं। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को मार डालूंगा एंड उसी के साथ साथ मैं तुम्हारी उस प्रोफेसर वैन को भी मार डालूंगा, तो देख लो तुम्हें क्या करना है, रातों रात सभी के सभी यहाँ से गायब हो जाएंगे। लैंडग्रेन स्मिक करता है। वीजिंग ये सुनने के बाद बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वीजिंग कहता नहीं प्लीज़ किसी को मत मारो, क्योंकि वो नहीं चाहता था उन बच्चों को मारा जाए, बेचारे मासूम थे वो तो। वीजिंग अपने मन में सोचता है मैं किसी को मरने नहीं दे सकता, मुझे ये शादी करनी होगी, मैं एक काम करता हूँ शादी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूँगा, हाँ, और उसके बाद मैं उस लड़की को डिवोर्स दे दूँगा, हाँ यही सही होगा। वीजिंग अभी सोचने लगता है ये सारी चीज़ें। लैंडग्रेन कहता है क्या सोच रहे हो, मुझे अभी के भी आंसर चाहिए, बताओ शादी करोगे या नहीं। वीजिंग कहता हाँ मैं करूँगा। इसके बाद लैंडग्रेन स्माइल करता है और कहता बहुत अच्छा। इसके बाद लैंडग्रेन अपने सामने खड़ी हुई एक लेडी को देखता जो कि काफ़ी मतलब
ओल्ड एज की थी एंड वो लेडी अपना सिर हाँ में हिलाती है और वहाँ से चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं दूसरी ओर वीजिंग अभी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, क्योंकि अगर उसने शादी नहीं की तो बच्चों को मार दिया जाएगा और वीजिंग सबकी जिम्मेदारी लेकर यहाँ आया था, तो वीजिंग उन बच्चों को कुछ भी नहीं होने दे सकता है। इसलिए कुछ ही टाइम के अंदर वीजिंग को वहाँ के एंसेस्टर हॉल ले जाया जाता है ताकि वहाँ पर शादी हो सके एंड उसे वहाँ पर बैठा दिया जाता है। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर ब्राइड की एंट्री होती है जिसने रेड रोब्स पहने हुए थे एंड फेस के ऊपर वेल लगा हुआ था। वीजिंग चुपचाप बस देखता है गुस्से में उस लड़की को एंड वो जो ओल्ड लेडी थी वो उस ब्राइड को वीजिंग के सामने लाकर बिठा देती है। लैनग्रेन जो है ना वो अपने हाथों को देखता है एंड उसके बाद वो वीजिंग के हाथों को पकड़ता है एंड उसे देखता है एंड फिर वो वीजिंग के हाथों को एंड उस लड़की के हाथों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है। एंड दूसरी तरफ जो वीजिंग था उसके नेक के ऊपर तलवार रखी हुई थी कि भाई अगर तूने कुछ भी किया ना तो यहीं पे तेरी नाड़ उड़ा दूंगा मैं। एंड वीजिंग चुपचाप करके उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लैनग्रेन कहता है नाइस, चलो अभी से शादी करो। इसके बाद प्रिस्ट आगे के रिचुअल स्टार्ट करता है। जो वीजिंग था वो भाई कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर मैरिज के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करता है एंड पूरे टाइम पर जो लड़की थी जिससे वीजिंग की शादी हो रही थी वो कुछ भी नहीं बोलती, ना रजिस्टर करती है वीजिंग को, कुछ भी नहीं। एंड कुछ ही टाइम के अंदर मैरिज रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वीजिंग उस लड़की का हस्बैंड था। वीजिंग को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि वो पहले से इंगेज था एंड यहाँ पर आने के बाद उसने किसी से शादी कर ली, तो मैन क्या सोचेगी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। वीजिंग बस अपने आप को संभालता है एंड उसके बाद लैनग्रेन कहता है चलो वेडिंग रूम को पूरी तरह से तैयार कर दो वेडिंग नाइट के लिए। एंड वो लेडी कहते जी एंड वीजिंग शॉकिंगली लैनग्रेन को देखता है। वीजिंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शादी हो गई आप लोगों की ना, मुझसे करवा दिया आप लोगों ने, बट अब ये सब नहीं। तभी लैनग्रेन कहता है वेडिंग नाइट तो कंपलसरी है, ये रिचुअल्स है तो तुम्हें यहीं पर इस चीज़ को स्पेंड करना होगा, यानी कि तुम्हें वेडिंग नाइट तो मनानी ही पड़ेगी और तुम्हें वेडिंग नाइट यहाँ पे स्पेंड करके लाइफ टाइम के लिए तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लेना। वीजिंग कहता नहीं मैं नहीं करने वाला। एंड इसके बाद हम देखते हैं लैनग्रेन गुस्से में जो है ना वो कहता है गैंग जाओ और उस होटल को पूरा जला डालो, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया जब वीजिंग ने मना किया। वीजिंग शाउट करते हुए कहता नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, जो आपने कहा वो कर लूँगा मैं। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था, वीजिंग की पूरी बॉडी पसीने से भर गई थी। लैनग्रेन कहता है गुड नाउ अपने वेडिंग रूम के अंदर जाओ अपनी ब्राइड के साथ और वेडिंग नाइट को एंजॉय करो। लैनग्रेन जो है ना वो उस ओल्ड लेडी को देखता है। इसके बाद लैनग्रेन कहता है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम रात को चेक करना अच्छे से कि ये लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि ये लोग अपनी नाइट को अच्छे से स्पेंड करें और अगर इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो उसके बाद इसके साथ बहुत बुरा होगा। वीजिंग शॉक, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा था ये लोग कैसे इंसान है, मतलब ये भी चेक करेंगे कि वीजिंग ने उसके साथ कुछ किया भी है या नहीं। ये कितना ज़्यादा मतलब अजीब था। इसके बाद वीजिंग अपने मन में सोचते हैं व्हाट, ये लोग चेक करेंगे कि मैंने उसके साथ कुछ किया भी है नहीं, हे भगवान मैं किस मुसीबत में फंस गया, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये लोग किस तरह के लोग हैं, बस मुझे जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। सोच वीजिंग सोच। एंड कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं जो ब्राइड थी उसे ले जाया जाता है वेडिंग रूम के अंदर। नाउ अभी हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग भी कुछ टाइम के अंदर उस रूम के अंदर एंटर करता है। वीजिंग देखता है उसकी ब्राइड वहीं बेड पर बैठी हुई थे एंड उसने अपना सर नीचे किया हुआ है। वीजिंग डोर को बंद करता है, वो भी बहुत ही गुस्से में अंदर से लॉक करता है एंड वो देखता है रूम के अंदर और कोई भी नहीं था। वीजिंग अंदर आने के बाद इधर उधर देखता है एंड इसके बाद हम देखते हैं वो लेडी अचानक से डोर नॉक करती है। वीजिंग दिखता है एंड कहता है अब क्या है, डोर ओपन करता है तो वहाँ पर जो ओल्ड लेडी थी वो कहती है यहाँ पे लॉक लगाना अलाउड नहीं है एंड वो तुरंत ही लॉक को खोल लेती है एंड कहती है मैं किसी भी टाइम तुम्हें चेक करने के लिए आ सकती हूँ तुम दोनों को कि तुम लोगों ने कुछ किया भी है या नहीं। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है। वीजिंग गुस्से में रेड फेस के साथ कहता है आप लोग मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हो, पहले तो फोर्सफुली मेरी शादी करवाई एंड अब मुझे नाइट स्पेंड करने के लिए भी कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है जो कहा है वो करो, मुझे चेक भी करना है तुम दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। वीजिंग गुस्से में डोर को एकदम ऐसे मतलब बंद नहीं करता क्योंकि लॉक था ही नहीं, तो वो बस ऐसे दीवार को बंद कर देता है डोर को सटा के एक दूसरे से। एंड इसके बाद वीजिंग बेड के पास आता है एंड उस ब्राइड के पास बैठ जाता है। वीजिंग गुस्से में उस लड़की से कहता है देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी है तुम्हारा नाम या जो भी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ मेरी वाइफ के रूप में, तुम्हें ये समझना होगा हम दोनों के बीच में आज जो भी होगा वो बस एक फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं। एंड मैं चोंगचिन जाने के बाद तुमसे दूर हो जाऊँगा
क्योंकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ और तुम्हें भी मुझे भूलना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं पहले से ही इंगेज हूँ एंड मेरा पहले से ही एक फियोंसे है। तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ एंड मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। समझ आया तुम्हें या समझ में नहीं आया तुम्हें? वी यिंग तुरंत ही उस लड़की के वेल को हटाता है एंड जैसे ही वो वेल को हटाता है, शॉक, उसके सामने जो सच्चाई आई वो तो भाई उसके सर के ऊपर से चली गई। वी यिंग वांग जी को देखता है, ऑब्वियसली, यानी कि उसके सामने एक लड़का था। वांग जी कहता, तुम एक लड़के हो? उस आदमी ने मुझसे झूठ कहा, वो ओल्ड आदमी। एंड हम जान लेते हैं अपने वी यिंग के सामने बैठा हुआ ये लड़का लैन वांग जी है। लैन जन 17 साल का है। इसके पेरेंट की डेथ बहुत पहले हो गई थी जब ये बच्चा था एंड इसके बोल सकते हैं कि जो ब्रदर थे वो, जिनका नाम लैन सेजन था, वो यहाँ पे नहीं है एंड सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके और इसके भाई के नाम पर थी। बट जब ये 18 साल का हो जाएगा लैन सन, तो लीगली इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी एंड अभी तक तो इसके अंकल ही इसकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं। लैन किरण प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था। लैन वांग जी जैसे ये 18 साल का होगा, 2 महीने के बाद वो सारी की सारी जो बोल सकते हैं कि अपनी स्कूल स्टडी कंप्लीट कर लेगा, वो प्रॉपर्टी हो जाएगी लैन किरण से हटकर वांग जी की। लैन किरण ये सब चीज़ें नहीं चाहता था। वो वांग जी को कभी भी ये प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता था। वो प्रॉपर्टी खुद रखना चाहता था। इसलिए उसने जानबूझकर वी यिंग को फोर्स किया वांग जी के साथ शादी करने के लिए, ताकि उसकी शादी हो गई, नेफ्यू की साथ शादी करवा के वो दूर भेज देगा एंड सारी की सारी प्रॉपर्टी वो रह जाएगी लैन किरण की। और यही था लैन किरण का प्लान। लैन किरण बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि वो दिखता है। वो बहुत ही घटिया इंसान है। उसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपने नेफ्यू लैन वांग जी की शादी करवा दी किसी ऐसे इंसान से जैसे वो जानता तक नहीं है, और शादी करवा के बस यहाँ से वो खिसका देना चाहता है। एंड अगर बोल सकते हैं लैन सेजन तो पहले से ही जो प्रॉपर्टी मतलब उनसे बिलोंग करती थी लैन सेजन से, वो तो पहले ही नाम करवा दी थी। नाउ अभी लैन सेजन 21 के थे एंड वो सिटी में रहते थे, वो यहाँ पे थे ही नहीं एंड वो प्रॉपर्टी वगैरह जो भी था वो नहीं चाहते थे, बस वो चले गए। एंड अभी वो इस प्रॉपर्टी को जाने देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वांग जी की शादी करवा दी। वांग जी वी यिंग की तरफ नहीं देखता। वी यिंग वांग जी की जॉ लाइन पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है और उसके बाद कहता है, यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद वांग जी वी यिंग को देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वी यिंग कहता है, मेरा नाम लैन वांग जी है एंड मैं तुम मुझे लैन सन भी कह सकते हो, मुझे माफ़ कर दो इन सब के लिए, बट मेरे अंकल ने मुझे भी फोर्स किया है इस शादी के लिए, मुझे माफ़ कर दो। एंड उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वी यिंग कहता, व्हाट, वो तुम्हारा अंकल? ओह माय गॉड, तुम्हारे फादर कहाँ पर है? इसके बाद वांग जी रोते हुए कहता है, वो तुमसे झूठ कह रहे हैं, वो मेरे अंकल हैं, मेरे फादर नहीं है, वो मैं उनका नेफ्यू हूँ, उन्होंने बस मुझे फोर्स किया तुमसे शादी करने के लिए। वांग जी तो इस मोमेंट पर एकदम शॉक रह गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अंकल अपने नेफ्यू को इस हद तक फोर्स कर सकता है, एक मैन के साथ शादी करवा रही। सच में वांग जी तो एकदम बेचारा रोते हुए देख रहा था वी यिंग को एंड वी यिंग तो शॉक था। एंड इसके बाद वी यिंग देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है, हस्बैंड प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना। ये सुनने के बाद वी यिंग कहता है, देखो पहले तो सारी चीज़ों को छोड़ो साइड में, हम शादी कर चुके हैं एंड वो भी फोर्सफुली, बट मैं शादी को नहीं मान सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये शादी वैसे भी फोर्सफुली हुई है एंड जो भी होगा हम दोनों के बीच में आज, वो बस एक फॉर्मेलिटी होगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, आई मीन तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, तुम्हें मेरे हस्बैंड नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें बस ऐसे ही है। समझ आया ना तुम्हें, या तुम्हें समझ में नहीं आया? वांग जी कहता, पर मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर दिया, मेरे अंकल ने तुम्हें फोर्स किया मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड ये सुनने के बाद वी यिंग देखता है वांग जी को, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे एंड जैसे ही वो देखता है इस हालत को वी यिंग वांग जी की, वो मतलब एकदम स्टैंड रह जाता है, क्योंकि वांग जी इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट भी लग रहा था एंड वो अब इतने इनोसेंट फेस को कैसे मना करे। वी यिंग कहता है, ओके ठीक है, अब मैं तुम्हें चोंगचिंग लेके जाऊंगा अपने साथ, ठीक है, बट मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद ही लेनी होगी, बट किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ या स्पाउस हूँ, जो भी हूँ, ठीक है। वांग जी अपना सर नीचे करता है एंड हाँ में हिलाता है। वी यिंग इसके बाद एक चैन की सांस लेता है। वांग जी तो अभी ट्रम्बल कर रहा था, डरा हुआ था, क्योंकि उसकी लाइफ तो एकदम 360 डिग्री की कोन की तरह घूम चुकी थी एंड नाउ पता नहीं अब उसे सिटी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना होगा।
उसके अंकल ने तो सच में उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी। हाँ, और सामने वाले इंसान की भी। हाँ, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है कुछ टाइम के बाद, 2 महीने के बाद मैं 18 साल का हो जाऊंगा। मैंने ये सुनने के बाद वीजिंग और भी शॉक। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वो लेडी अंदर आती है एंड वो वीजिंग एंड वांग जी को पास में बैठे हुए देखती है। एंड वो देखने के बाद उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल, वो बोल सकते हैं, इंटीमेसी नहीं थी। और उसके बाद वो लेडी डोर को फिर से क्लोज करते हुए कहती है जल्दी करो तुम लोगों को, फास्ट, अभी की अभी मैं मॉर्निंग को वांग जी को चेक करूंगी कि तुमने इसके साथ कुछ किया भी है या नहीं। एंड वांग जी को ये सुनने के बाद तो बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होती है। वीजिंग का फेस खुद का भी मतलब रेड एंड गुस्से में एकदम कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कैसे ये बेशर्मों की तरफ से बोल रहे हैं कि भाई उसी के साथ इंटीमेट हो जाओ, इंटीमेट हो जाओ, ये क्या है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड दूसरी तरफ वीजिंग को भी। एंड उस मोमेंट पर दोनों को भी बहुत अजीब लगता है। एंड इसके बाद वीजिंग धीरे धीरे करके अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। एंड वो साइड में देखता है टेबल के ऊपर बॉटल रखी हुई थी ल्यूब की, यानी कि उसे लूज़ वगैरह किया जा सकता है। वीजिंग अपनी शर्ट को रिमूव करने लगता है एंड उसके बाद वो वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है अब क्या मैं लाइट ऑफ कर सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है हाँ आप कर सकते हैं। इसके बाद वीजिंग लाइट को ऑफ करता है। पूरी तरह से कमरा साइलेंस में भर जाता है। वीजिंग इसके बाद अपनी शर्ट को निकालता है, पैंट निकालता है। एंड इस मोमेंट बहुत अजीब लग रहा था दोनों को ही। बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई थी दोनों के बीच में। वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है एंड इसके बाद वांग जी भी अपनी बेल्ट को रिमूव करता है और उसके बाद वो बहुत ही शर्म के मारे अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है। वांग जी जो है ना वो बस बहुत शर्म महसूस कर रहा था, अजीब लग रहा था उसे। तभी वीजिंग विस्पर करते हुए कहता है क्या यहाँ से भागने का कोई तरीका नहीं है। वांग जी कहता है मेरे अंकल बहुत डेंजरस हैं एंड घर के बाहर और रूम के बाहर लोग खड़े होंगे जो हमें बाहर नहीं जाने देंगे। ये सुनने के बाद वीजिंग फिर वांग जी के ऊपर आता है एंड फाइनली वीजिंग एक्सेप्ट, मतलब एक तरह से एक्सेप्ट कर ही लेता है अपनी किस्मत को। और वो धीरे धीरे करके वांग जी की पैंट को निकालता है एंड साइड कर देता है। वीजिंग अपनी पोजीशन लेता है एंड उसके बाद वीजिंग कहता है मुझे माफ़ करना, तुम छोटे हो, 18 साल की भी नहीं हो, बट मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद वीजिंग जो है ना वो अपने आप को देखता है एंड वो अपनी पोजीशन लेता है। वीजिंग वांग जी को देखने के बाद धीरे धीरे करके वो वीजिंग क्लोज आता है वांग जी के एंड देन फिर वो अपने आप को रब करता है वांग जी से। एंड ये पहली बार हो रहा था वांग जी और वीजिंग के साथ। वीजिंग अपने आप को रब करता है वांग जी के साथ एंड धीरे धीरे करके अपने आप को इंसर्ट करने लगता है। वीजिंग को बहुत बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो पहली बार कर रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि अजीब था। वांग जी तो डर के मारे बेडशीट को पकड़ लेता है कस के और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। वीजिंग अब कुछ भी नहीं कर सकता था एंड वो कुछ टाइम के बाद देखता है कि वो नहीं कर पा रहा। तो इसके बाद वो ल्यूब लेता है अपने एंड वांग जी को अच्छे से प्रिपेयर करता है लूब से एंड उसके बाद वो कनेक्ट करता है एंड वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा हार्डली पेन होता है जब पहली बार वीजिंग उसके अंदर पूरी तरह से एंटर करता है। वीजिंग पूरी तरह से वांग जी के अंदर आता है ना। इसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी पेन के अंदर थोड़ा सा ग्रोल करता है एंड वो अपनी पेनफुल वॉइस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये उन दोनों का ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वांग जी को काफ़ी पेन हो रहा था एंड इसके बाद वीजिंग सोचता है यहाँ पर उसने अपनी वर्जिनिटी लॉस्ट कर दी है, वो भी एक माइनर बॉय के साथ। मतलब वांग जी अभी छोटा था इसलिए वांग जी सोच रहा था, उसे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था कि कोई उससे फोर्सफुली ये करवा रहा है, वो भी माइनर के साथ। वांग जी तो वीजिंग की शर्ट को पकड़ लेता है एंड उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं एंड वीजिंग धीरे धीरे करके अपने आप को मतलब मूव करने लगता है एंड वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इस बच्चे को हर्ट कर दे। यानी कि वांग जी नहीं चाहता, वीजिंग नहीं चाहता वांग जी को हर्ट करना। धीरे धीरे करके वो वीजिंग के साथ मतलब वीजिंग वांग जी के साथ अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है एंड वो लगभग 1 घंटे के बाद वांग जी के अंदर रिलीज़ होता है। वांग जी अपने आप को पूरी तरह से मतलब पिलो के अंदर छुपा लेता है एंड वो काफ़ी दर्द महसूस कर रहा था एंड वो बस अपनी आंखों से गिर रहे आंसुओं को समेट रहा था। कुछ टाइम के बाद वो बस देखता है वांग जी तो अपने आप को कडल करके सो जाता है ताकि वो नींद में ही इन सारी चीज़ों को भूल पाएगा। एंड वहीं वीजिंग अपने आप को क्लीन करता है एंड वांग जी के साइड में लेट जाता है, थोड़ा दूर हटकर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रखता है। हम देखते हैं वीजिंग भी सो जाता है। नाउ नेक्स्ट डे होता है। वो लेडी ओल्ड फिर से रूम के अंदर आती है एंड वो वांग जी को देखती है जो भी सो रहा था एंड वीजिंग पहले से उठ चुका था एंड वो उठकर बैठा हुआ था। वीजिंग उस लेडी को देखता है घूर के। वो लेडी वांग जी के पास आती है
एंड उसके बाद वो कहती है मुझे इसे चेक करना है। वीजिंग गुस्से में रूम से चला जाता है एंड वो लेडी वांग जी को चेक करती है एंड वो कंफर्म कर लेती है कि वांग जी के साथ सब कुछ हो चुका है, वीजिंग ने कर लिया है। एंड उसके बाद वो रूम से बाहर आती है। वो लेडी लैन ग्रैन को जाके बताती है। लैन ग्रैन ये जानने के बाद बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील करता है एंड नाउ वो कह देता है कि अब वांग जी वी बुजियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अब तुम उसे खुद से संभाल लोगे। अब तुम दोनों हस्बैंड हो एंड नाउ अब तुम दोनों को साथ में रहना है। सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो चुके हैं, वांग जी अब तुम्हारा है। वो लैन ग्रैन जो है ना उस लेडी से कहता है। वो लेडी कुछ टाइम के बाद वांग जी को जाकर उसका बैग देती है एंड उसके बाद उसकी सारी चीज़ें, वो कपड़े वगैरह जो भी थे वो पैक करके दे देती है, क्योंकि बैग भाई अब निकल तो यहाँ से और क्या। वीजिंग अपने मन में सोचता है मैं इन सबको बहुत अच्छे से पनिशमेंट दूंगा। एंड वो लैन ग्रैन को घूर घूर के देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था वांग जी को चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वीजिंग उसका बैग पकड़ लेता है एंड नाउ इसके बाद वो उसे देखता है। वांग जी वीजिंग को थोड़ा सहारा देता है ताकि वो चल सके। वांग जी सरप्राइज होकर वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग एंड वांग जी घर से बाहर आ जाते हैं एंड वो दोनों वहाँ से होटल एरिया की ओर चलने लगते हैं। हम देखते हैं वांग जी कहता है अगर आपके स्टूडेंट ने मुझे देख लिया आपके साथ तो वो मतलब आपसे पूछेंगे नहीं मेरे बारे में। वांग जी कहता है वीजिंग को ये सब, तो वीजिंग कहता है मैं सब देख लूँगा, चिंता मत करो। एंड कुछ ही टाइम के अंदर वीजिंग पहुंच जाता है होटल के पास। वैन किंग वीजिंग को देखने के बाद कहती है ओह फाइनली तुम आ गए, कहाँ चले गए थे तुम। हाँ, स्टूडेंट भी देखते हैं वीजिंग को एंड इसके बाद वैन किंग प्रोफेसर को देखने के बाद कहती है लास्ट नाइट मैंने आपको देखा था, कहाँ थे आप, पता नहीं आप कहाँ चले गए थे। वीजिंग जो है ना वो ग्रिप टाइट करता है बैग के ऊपर। एक स्टूडेंट कहता है एंड ये लड़का कौन है आपके साथ प्रोफेसर, ये कौन आया है। इसके बाद वीजिंग कहता है ये लैनजैन है, लास्ट नाइट मैं इसी के घर पे रुका था एंड ये काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इसके पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ स्टडी की एंड इसलिए मेरे साथ आया है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ, ये स्टडी पे पढ़ेगा। ये सुनने के बाद वो स्टूडेंट कहता है वाह आप कितने अच्छे हैं सर, सच में आप बहुत काइंड है, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। वैन किंग रिप्लाई करती हुई कहती है ओह ये तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है सर, हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए, हमें वापस मतलब आज के आज ही मतलब शहर वापस पहुंचना है। इसके बाद वीजिंग कहता है बिल्कुल तुमने सही कहा वैन किंग। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग कहता है चलो। वांग जी को लेकर वीजिंग अंदर आता है अपने होटल रूम में। वीजिंग का जो लगेज था वो ऑलरेडी कल नाइट को प्रिपेयर कर चुका था, वो बस बाहर ऐसे कुछ देखने के लिए गया था एंड वांग जी पर चुपचाप वहीं पर खड़ा रहकर वीजिंग को देख रहा था और वो ये जगह भी देखता है, काफ़ी सुंदर जगह थी एंड वो चुपचाप करके बस देखते जा रहा था। एंड कुछ ही टाइम के अंदर जो वीजिंग था वो अपना सारा सामान लेता है एंड थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर जो बस थी वो भी आ जाती है। बस आने के बाद वैन किंग सबको इन्फॉर्म कर देती है एंड इसके बाद वो एक एक करके बस के अंदर बैठने लगते हैं। सारे स्टूडेंट भी अंदर चले जाते हैं एंड इसके बाद जो हमारा वीजिंग था वो भी आ जाता है एंड वो दोनों बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। वो दोनों एक ही सीट पर बैठते हैं एंड जो अदर स्टूडेंट थे कुछ ही टाइम के अंदर वो लोग भी आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं एंड इसके बाद जो बस थी वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से सिटी की तरफ चलना। वीजिंग बैठा हुआ था एंड वो बस विंडो से बाहर की ओर देख रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा टेंस था। वो कैसे ये सब संभालेगा, उसे काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि टेंस फील हो रहा था। उसका सर दर्द कर रहा था, कैसे वो इस विलेज बॉय का ध्यान रखेगा, क्या करेगा वो। एंड स्पेशली वो किसी को नहीं बता सकता था कि वो मैरिड है, वो भी इस विलेज बॉय से। वीजिंग अपने मन में कहता है मुझे इस लड़के के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं इसे एक्सेप्ट कैसे करूं, नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। वैसे भी जो हुआ वो सडनली हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है और वैसे भी मैं तो पहले से ही इंगेज था म्यान से, वो मेरी फ्यूचर वाइफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे उसे धोखा दे दूँ। मेरे माता पिता ने उसे चूज़ किया था मेरे लिए, तो कैसे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के डिसीजन को डिसोबे नहीं कर सकता हूँ। और मैं एक काम करूँगा, मैं वांग जी को सिखा दूँगा कि कैसे सब कुछ करना है, मैं उसे सिटी में हेल्प करूँगा एक जॉब लेने के लिए एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं उठाऊँगा ही, इस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ। एंड इसके बाद जब वो जॉब ले लेगा, अच्छा सा अपने लिए कमाने लगेगा, तब वो जिससे चाहे उसे शादी कर सकता है। यही सही होगा, मैं यही करूँगा। और मिस्टर लैन, तुम्हें तो अरेंजमेंट पूरी मिल के रहेगी, तुमने अपने माइनर नेफ्यू को फोर्स किया है और मुझे शादी करने के लिए, तो तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड इसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने मन में सोच रहा था क्या वो मुझे सिटी में छोड़ देगा या फिर वो मुझे छोड़ के चला जाएगा,
या सीरियसली वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा? क्या सच में वो ऐसा करेगा? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सिटी के बारे में नहीं जानता हूँ और मैं तो सिटी के लोगों की तरह दिखता भी नहीं हूँ। क्या होगा? वीजिंग नोटिस करता है पहले तो, बट फिर वो इग्नोर करता है। एंड वहीं वांग जी उन स्टूडेंट्स को देखता है जो कि काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। उन्होंने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे एंड उनके हाथों में स्मार्टफोन था। सभी लोग चेयर अप मतलब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। वांग जी मम्बल करते हुए कहता है, मेरे लिए सिटी में रहना आसान नहीं होने वाला है। वांग जी तभी अचानक से कहता है, क्या हुआ? तुमने क्या कहा? वांग जी वीजिंग को देखता है एंड उसके बाद वो कन्फ्यूज़न के साथ कहता है, हस्बैंड मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो कहता है, फर्स्ट सबसे पहले तो तुम मुझे हस्बैंड कहना बंद करो। तुम मुझे सर बोलोगे और या फिर प्रोफेसर कह सकते हो। एंड तुम कंफ्यूज क्यों हो? मुझे बताओगे? क्या तुम डरे हुए हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा सिटी के अंदर जॉब लेने में एंड तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हें हेल्प करूंगा कि तुम अपने दम पर कुछ कर सको। चिंता मत करो, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। एंड जब तुम सेटल हो जाओ उसके बाद तो तुम शादी कर सकते हो किसी से भी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा और ना ही तुम्हारी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करूंगा। तुम अपनी पर्सनल लाइफ को जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, मुझे उन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है। हम देखते हैं ऐसे ही घंटों बीत जाते हैं एंड बस जो यूनिवर्सिटी कैंपस था वहाँ पर पहुँचती है। सभी लोग जो बोल सकते हैं कॉलेज वगैरह के थे वो वहीं पे थे एंड वीजिंग बस बैठा हुआ था। वांग जी कॉलेज कैंपस को देखता है, यूनिवर्सिटी को देखता है एंड उसके बाद देखने के बाद तो वो सरप्राइज़ हो जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी। वांग जी तो मतलब शॉकिंगली देख रहा था एंड वो देखते हुए कहता है, ये यूनिवर्सिटी है? वीजिंग कहता है वांग जी चारों तरफ देखता है। इसके बाद वीजिंग कहता है, चलो घर चलते हैं। वांग जी वीजिंग को पार्किंग एरिया में लेकर आता है एंड इसके बाद वो कार डोर ओपन करता है एंड सरप्राइज होकर देखता है। मतलब वांग जी ने कभी नहीं देखा था ये सारी चीज़ें क्योंकि वो कार का यूज़ करता ही नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि वो कार के अंदर बैठने वाला था एंड वो बोल सकते हैं सीट पर बैठ जाता है। वीजिंग भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठता है एंड वीजिंग बेंड करता है वांग जी की तरफ एंड वो सीट बेल्ट को रैप करता है वांग जी के वेस्ट के अराउंड। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड उसका दिल तो भाई जोरों से धड़क रहा था अपने हस्बैंड के क्लोज आने पर। एंड जो वीजिंग था वो देखता है एक नज़र एंड इसके बाद वो कार को ड्राइव करने लगता है वी मैंशन की तरफ। हम यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं वीजिंग वांग जी को वी मैंशन लेकर आता है एंड अभी पूरी तरह से इवनिंग हो चुकी थी। वीजिंग के पेरेंट्स अभी घर पर ही थे। वीजिंग जो है ना वो अपने पेरेंट्स के पास आता है अंदर एंड अपने पेरेंट्स को ग्रीट करता है। वहीं वांग जी भी उन्हें ग्रीट करता है जो कि वीजिंग के पास में ही खड़ा हुआ था। एंड उसके बाद कैंग से सेरेन कहती है, वीजिंग बेटा तुम आ गई, बट ये कौन है? तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? तभी वीजिंग कहता है, ओह ये वांग जी है। एक्चुअली ये बहुत गांव के अंदर मिला था। वो एक्चुअली क्या है कि वांग जी के अंकल ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं वांग जी को स्टडी में हेल्प कर दूं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया ताकि मैं इसे स्टडी करवा सकूं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकूं, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ये सुनने के बाद जो वी चांग से थे यानी कि वीजिंग के फादर वो कहते हैं, ये ट्रस्ट वर्दी तो है ना बेटा? तभी वीजिंग कहता है, अरे बाबा चिंता मत करिए, ये काफ़ी अच्छा है और आप इस पर यकीन कर सकते हैं। तभी जो कांग्सी सरन थी वो कहते हैं, हस्बैंड वीजिंग को करने दीजिए ना, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और ये बच्चा मुझे काफ़ी इनोसेंट लग रहा है। ये सुनने के बाद कांग्सी सरन और वी चांग से दोनों ही अग्री कर जाते हैं। इसके बाद वांग जी कहता है, वीजिंग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। इसके बाद वांग जी को लेकर वीजिंग चला जाता है। वो लोग रूम के सामने आते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग कहता है, ये तुम्हारा रूम है, ठीक है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को रूम के अंदर लेकर आता है एंड उसके बाद वो वीजिंग को कहता है, तुम यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो कि तुम्हारा ही रूम है। एंड उसके बाद वीजिंग समझाता है वांग जी को कैसे शावर का यूज़ करना है, कैसे लाइट ऑन करनी है एंड कैसे टीवी है, कैसे यहाँ पे तुम ऑन कर सकते हो एक तरह से एसी को एंड सारी चीज़ें वो समझाता है। जितने भी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे तो वो सारी चीज़ें उसे समझा देता है कैसे उसे रूम के अंदर यूज़ करना है। वीजिंग कहता है, तुम ये सारी चीज़ें यूज़ कर लेना, ठीक है। वांग जी कहता है, ठीक है। एंड उसके बाद वांग जी को देखते हुए कहता है जो वीजिंग था वो कि तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। वांग जी कहता एंड इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है अपने रूम के अंदर बात वगैरह लेने के लिए एंड जो वीजिंग था वो चला जाता है एंड जो वांग जी था वो भी बात लेता है। कुछ टाइम के अंदर हम देखते हैं यहाँ से डाइनिंग रूम का सीन।
इवनिंग का टाइम हो चुका था एंड वीजिंग अभी बोल सकते हैं कि अपने रूम से बाहर आता है नाश्ता करने के लिए, आई मीन डिनर करने के लिए। वहीं वांगजी भी आता है एंड वो लोग आ ही रहे थे तभी अचानक से सडनली सरप्राइजिंगली म्यान म्यान भी वहाँ पे आ जाती है। एंड म्यान म्यान जैसे ही वीजिंग को देखती है वो तो खुश हो जाती है। वो तो बस नॉर्मली आई थी बट उसने जैसे वीजिंग को देखा वो तो बहुत खुश हो गई एंड वो जल्दी से जाती है और कहती है वीजिंग, एंड वो जल्दी से जाकर जोर से चिल्लाते हुए हमारी वांगजी को एकदम बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक देते हुए हक कर लेती है वीजिंग को। एंड वांगजी का हार्ट तो एक सेकंड के लिए जैसे कि मानो टूट गया, क्योंकि उसे मतलब ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। एक तरह से देखा जाए तो भाई जो भी क्यों ना हुआ हो, बट वीजिंग हस्बैंड था उसका तो ये उसे बर्दाश्त ही नहीं होता एंड वो बस देखने लगता है। एंड जो वीजिंग था वो भी सब भूल जाता है कि वो मैरिड है। एक सेकंड के लिए उसके माइंड से ही चला गया सब का सब। एंड वो म्यान म्यान को हक बैक करता है और उसके बाद हक को ब्रेक करता है और कहता है तुम यहाँ पे? म्यान म्यान कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आई थी, तुम्हें सरप्राइज, पता नहीं मुझे नहीं पता था तुम मिल जाओगे बट कि काफ़ी सरप्राइज हो गया ना तुम्हारे लिए। वीजिंग कहता हाँ तुमने सही कहा। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं वीजिंग जो पूरी तरह से म्यान मैंने खोया हुआ था, वांगजी को ये बर्दाश्त नहीं होता। उसका दिल जैसे कि मानो हज़ारों टुकड़ों में टूट जाता है एंड वांगजी अपना पैर कसकर जो पास में टेबल की स्टूल या ऐसा कुछ रखा हुआ था उस पर मारता है एंड अचानक से आवाज़ करता एंड जैसे ही वांगजी ये आवाज़ सुनता है, आई मीन वीजिंग, वो फेस को टर्न करता है और कहता है वांगजी, एंड वो जल्दी से आता है और कहता है वांगजी क्या हुआ तुम्हें? जो वांगजी था वो अपने पैर को जो है ना वो ऊपर किए हुआ था क्योंकि उसे दर्द हुआ। वीजिंग जल्दी से वांगजी की ट्राउज़र ऊपर करता है और देखता है तो वहाँ पे रेड निशान बन गया था। वांगजी कहता है ये चीज़ क्या हुआ, तो तुम्हें दर्द हो रहा है? तभी हम देखते हैं वी चांग से, आई मीन जो वीजिंग की मॉम थी कैंग से सरन, वो आती हैं और कहते हैं हाँ इसके पैर के तो हर्ट हो गया। वीजिंग कहता है कि वांगजी तुम ये क्या कर रहे थे? हाँ ये कैसे हुआ? वांगजी कहता है मुझे नहीं पता बट मेरे पैर दर्द कर रहा है। एंड ये देखने के बाद कैंग से सरन कहती है मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, इसकी अप्लाई कर देना क्योंकि इसे दर्द हो रहा होगा। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं मेडिसिन लाने के लिए। कुछ ही टाइम के अंदर मेडिसिन लाके वो देती है एंड वीजिंग जो है ना वांगजी के पैरों के ऊपर मेडिसिन को अप्लाई करने लगता है। वांगजी वीजिंग को देखता है एक स्माइल के साथ एंड उसके बाद वो कहता है अपने मन के अंदर सोचते हुए मुझे माफ़ कर देना हस्बैंड, बट मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता हूँ। हाँ तुम इससे मिल सकते हो बट वो भी तब जब इस घर से बाहर हो, बट मेरे सामने नहीं। मेरे पीठ के पीछे जो करना है वो करो बट मेरे सामने नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके बाद अप्लाई करता है वीजिंग सब कुछ अच्छे से एंड इसके बाद वो अपने हाथों को वॉश करके आता है एंड वो भी वांगजी के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। कांग से सैरन वीजिंग के पास बैठी हुई थी एंड जो बोल सकते हैं एक तरह से म्यान म्यान थी उसे वीजिंग के पास वाली सीट नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ पर तो आज वांगजी बैठ गया था, तो वो बिल्कुल भी वांगजी के पास ही नहीं थी। डिनर के टाइम पर जो वांगजी था वो फूड खाता है एंड खाना बहुत ही डिलीशियस था बट उसके लिए थोड़ा सा पेनफुल था फूड बिकॉज वो स्पाइस टॉलरेट नहीं कर सकता, बट फिर भी वो खाता है। डाइनिंग टेबल पर अब ऐसा तो नहीं बोल सकते हमें नहीं खाना एंड कुछ भी। डिनर वगैरह हो जाने के बाद वांगजी वापस अपने रूम में आता है बट वो आने से पहले वीजिंग को देखता है एंड उसे रूम में ले जाते हुए बातें करते हुए, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वांगजी वहीं पर रुक जाता है एंड घूर घूर कर गेट को ही देखने लगता है उन दोनों को। वांगजी शाय करता है। इसके बाद उसे एक आइडिया आता है एंड वो रूम के अंदर आता है। इसके बाद वो पिलो पकड़ता है अपने हाथों में लेकर एंड वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ टाइम के अंदर वो वीजिंग के रूम के पास आता है एंड उसके बाद आकर डोर को नॉक करता है। वीजिंग डोर ओपन करता है एंड वो देखता है हाँ ये विलेज बॉय वहाँ पर खड़ा हुआ था वांगजी कहता है सर मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है अकेले में। आपका रूम मतलब वो रूम बहुत बड़ा है एंड मुझे बहुत अजीब लग रहा है एंड यहाँ पे अजीब अजीब सा साउंड भी आ रहा है। मेरे लिए ये नई जगह है तो मैं डरा हुआ हूँ। क्या मैं आपके रूम में सो सकता हूँ प्लीज़? मुझे बस थोड़ा सा जगह चाहिए कॉर्नर के अंदर और कुछ भी नहीं, मैं एडजस्ट हो जाऊँगा बट मैं अकेले नहीं सो सकता। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग कहता बट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं वांगजी तुम्हें डरने की एंड ये रूम तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक है। इस मैंशन के अंदर कोई घोष नहीं है एंड तुम बच्चे की तरह बिहेव मत करो। वांगजी वहीं पर खड़ा रहता है पिलो को पकड़ कर क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था एंड वो देखता है म्यान मैन को जो बेड पर बैठी हुई थी एंड वीजिंग को बोल सकते हैं ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, आई मीन वांगजी को, कि वो इतना क्लोज है। एंड म्यान मैन आकर वांगजी का वीजिंग का हाथ पकड़ दिया। वांगजी कहता है सर प्लीज़। वीजिंग म्यान मैन को देखता है एंड इसके बाद वो वांगजी को रूम के अंदर लेता है। मतलब म्यान मैन अंदर जो थी वो घूर घूर के देखती है। म्यान तुरंत ही जो है ना वो उठ जाती है और उसके बाद वो देखने लगती है। म्यान कहती है ये तुम्हारे रूम में क्यों है?
ये सुनने के बाद वीजिंग थोड़ा सा डर जाता है एंड इसके बाद वो कहता है एक्चुअली इसे डर लग रहा है अकेले सोने में एंड इसके लिए ये नई जगह है, दैट्स वाई ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो ये आज यहीं पर सोने वाला है। वीजिंग पिलो पकड़ता है वांग जी के हाथों से एंड वो पिलो बेड पर रख देता है। वांग जी कहता है तुम सो जाओ। इसके बाद वांग जी कहता है नो, मैं फ्लोर पे सो सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं ज़मीन पे सो जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो कहता है नो वांग जी, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सो जाओ, मैंने कहा ना तुम्हें, चिंता मत करो, तुम फ्लोर पे नहीं सोओगे। वांग जी बेड पर बैठ जाता है एंड वीजिंग म्यान म्यान को देखता है एंड म्यान म्यान कहते हैं गुड नाइट वीजिंग। वीजिंग कहता है गुड नाइट एंड म्यान म्यान रूम से चली जाती है। वीजिंग डोर बंद कर देता है एंड इसके बाद वांग जी के पास आता है एंड वो उसके मतलब बोल सकते हैं आर्म को पकड़ कर उसकी ओर घूरने लगता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, मैंने कोई मिस्टेक कर दी क्या, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वांग जी देखकर कहता है नथिंग एंड वो पिलो पकड़ता है एंड उसके बाद पिलो लेकर काउच पे चला जाता है। एंड वहीं पर वांग जी कहता है सर आप यहाँ पे नहीं सोने वाले क्या, आप वहाँ पे क्यों सो गए? हाँ, ये बेड भी तो आपसे बिलोंग करता है ना, आप वहाँ पे जाकर क्यों सो रहे हो? क्या ये मेरी वजह से मैं यहाँ पर आ गया? आप यहाँ पे आ जाइए, मैं वहाँ पे सो जाऊँगा। वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वांग जी जो है ना वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसके बाद देखता है सर मतलब एकदम से एंड स्टबन होकर कहता है प्लीज़ आप बेड पे सो जाइए, आप ऐसे यहाँ पर मत लेटिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुद यहाँ पे लेट जाऊँगा, आप रहने दीजिए, मैं काउच पे सो जाऊँगा, आप जाइए। वीजिंग लाइट ऑफ कर देता है एंड वो बोल सकते हैं कि अपने थॉट्स में गुम हो जाता है एंड वांग जी को इग्नोर वांग जी भी जाता है एंड वो सो जाता है। हम यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी के साथ वीजिंग डिस्कशन करता है उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर। वांग जी ने कहाँ तक स्टडी की है, उसने स्कूलिंग कंप्लीट की थी एंड मार्कशीट वगैरह जो है ना वो देखता है। ऑब्वियसली वीजिंग प्रोसेस वांग जी की स्टार्ट करता है कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए एंड वो उसकी मतलब फ़ीस वगैरह सब पे करने वाला था। वांग जी ने वीजिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स वीजिंग ने देखे थे वांग जी के डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे एंड वो कोशिश करेगा कि सब कुछ वांग जी को सिखा सके। इसके बाद वीजिंग सारा प्रोसेस कंप्लीट करता है उसके एडमिशन का। नाउ इसके बाद जो वीजिंग था वो वांग जी के लिए बैग खरीदता है, क्लॉथ खरीदता है एंड जो भी उसके स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी खरीद देता है। उसके लिए स्मार्टफोन भी खरीदता है एंड उसके अंदर वो नंबर सेव करके दे देता है। अभी हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं। वीजिंग एंड वांग जी दोनों यूनिवर्सिटी आते हैं। मंडे दोनों की दोनों कार से बाहर आते हैं एंड इसके बाद वीजिंग कहता है तुम्हारी जो क्लास है वो मैं लेने वाला हूँ, सेकंड क्लास, ओके, एंड अगर तुम्हें कोई भी बुली करे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी स्टडी पर ध्यान देना, यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं करनी है। वांग जी कहता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग कहता है वैसे भी तुम लेट हो, मेरा मतलब है कि तुम 2 महीने लेट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहे हो। एनीवे मैंने तुम्हारा एडमिशन वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है, चिंता मत करना एंड तुम यहाँ पे फ्रेंड्स बना सकते हो एंड अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एंड अपने नोट्स को अच्छे से बनाना, कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी समझ में ना आए मुझसे पूछ सकते हो या टीचर से भी पूछ सकते हो, ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी अपने मन में सोचता है हस्बैंड आप बहुत ही केयरिंग हो, आई विश कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, पूरी ज़िंदगी भर मेरे हस्बैंड बन के रहो, बट हस्बैंड आप मुझे नहीं पसंद करते, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मिस्टर वी भी बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड सीरियस है एंड वो उन्होंने आपके लिए म्यान मैन को चूज़ किया है, आप उससे शादी करोगे, उसके हस्बैंड बनोगे, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, बट मैं क्या करूं। वीजिंग वांग जी को उसके क्लासरूम के पास छोड़ देता है एंड इसके बाद वो अपनी अदर क्लास अटेंड करने के लिए चला जाता है। सरप्राइजिंगली जो वैन किंग थी वो फर्स्ट क्लास उसकी अटेंड करने वाली थी एंड वो क्लासरूम के अंदर नोटिस करती है वीजिंग को, वांग जी को देखकर। वांग जी को देखने के बाद वो सरप्राइज़ हो जाती है एंड इसके बाद क्लासरूम ओवर होने के बाद वैन किंग वांग जी से मिलती है एंड उसके बाद कहती है वांग जी मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखने के बाद, तुम्हें क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी ना, तुम कहाँ रहने वाले हो, क्या तुम प्रोफेसर के साथ रहने वाले हो उसके घर में। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है यस मैं प्रोफेसर के घर में ही रह रहा हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प की है एडमिशन लेने में एंड वो मेरी हेल्प करेंगे स्टडी करवाने में एंड मुझे जॉब भी दिलवाएंगे वो। ये सुनने के बाद वैन किंग कहती है ये तो बहुत अच्छा है, प्रोफेसर भी सच में बहुत ही काइंड है। वांग जी अपना सिर हिलाता है एंड उसके बाद वैन किंग वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी अपने क्लासरूम के अंदर वापस आता है एंड वो फिर से बैठ जाता है फर्स्ट बेंच पर लाइक एक ऑबिडेंट स्टूडेंट की तरह एंड उसे लिटिल शाइनेस भी फील हो रही थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था वो फर्स्ट डे ही कैसे अपने फ्रेंड्स बनाए। एंड तभी एक स्टूडेंट आकर लैन वांग जी की साइड में बैठ जाता है एंड वो कहता है हेलो कैसे हो तुम, तुम्हारी ये फर्स्ट क्लास है, तुम कहाँ से हो, हाँ मैंने तुम्हें पूरे टाइम देखा, तुम बहुत ही साइलेंट थे,
ये सुनने के बाद वांग जी कहता अब मैं यहाँ पे हाँ अभी एडमिशन लिया हूँ, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। ये सुनने के बाद जिंगई जो लड़का था अभी उसके पास आकर बैठा था, वो कहता ओ बाय द वे मेरा नाम जिंगई है एंड तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी कहता है मेरा नाम लैंसन है। जिंगई वांग जी को देखता है और उसके बाद रिप्लाई करते हुए कहता है ओ अच्छा। वांग जी बहुत कम बोलता है एंड उसी टाइम के बाद वो लोग अपना सिर हिलाते हैं एंड फाइनली वो लोग थोड़ी बहुत बातें करने के बाद फ्रेंड्स बन जाते हैं। जिंगई एंड वांग जी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं एंड उन्हें ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ दोस्त तो वो लोग बने गए थे बहुत ही कम बातें करने के बावजूद भी। कुछ टाइम के अंदर हम देखते हैं वीजिंग क्लासरूम के अंदर एंटर करता है। सारे स्टूडेंट वीजिंग को देखने के बाद उठ जाते हैं एंड उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं। वीजिंग भी सारे स्टूडेंट को देखता है एंड वांग जी तो जैसे ही अपने हस्बैंड को देखता है वो तो एक बहुत बड़ी वाली स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग सब बच्चों को बैठने के लिए कह देता है। सारे स्टूडेंट अपनी जगह पर बैठ चुके थे। जिंगई वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है वांग जी तुम्हें पता है ये प्रोफेसर विवुजियान है, ये थोड़े स्ट्रिक्ट हैं बट बहुत अच्छे हैं, सच में ये काफ़ी अच्छे हैं, बच्चों की हेल्प करते हैं, बट तुम्हें इनकी क्लास में अच्छे से रहना होगा, ठीक है? तुम मस्ती मजाक नहीं कर सकते वरना तुम्हें एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिल जाएगा। वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है। वीजिंग फिर अपना लेक्चर अटेंड करता है। वो कुछ टॉपिक जो बच्चों को बताना था आज के लिए वो सारे बताता है। वो कुछ बोर्ड के ऊपर लिखता है एंड उसके बाद उन्हें एक्सप्लेन करने लगता है स्टूडेंट को। एंड कुछ स्टूडेंट्स जानबूझकर वीजिंग को परेशान करने के लिए एक पेपर बॉल बनाते हैं और उसके बाद जब वीजिंग फिर से बोर्ड की तरफ टर्न करता है बच्चों को कुछ समझाने के लिए, उनमें से एक स्टूडेंट वीजिंग के ऊपर वो पेपर बॉल थ्रो कर देता है एंड इस वजह से वीजिंग टर्न करता है। भले ही जो अदर स्टूडेंट थे उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी बट इग्नोर किया, बट वांग जी ऐसा था जिसने देख लिया था कि वो कौन सा स्टूडेंट है जिसने वीजिंग के ऊपर ये पेपर बॉल थ्रो की है। एंड इसके बाद वीजिंग सबको देखता है एंड उसके बाद वो पूछता है किसने ये हरकत की है क्लास के अंदर। जो वांग जी था वो देखता है सारे स्टूडेंट चुपचाप बैठे हुए थे बट हमारा वांग जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठता। वांग जी कहता है मुझे कुछ कहना है सर। एंड इसके बाद वांग जी उठ जाता है। जब वो देखता है कि कोई नहीं बोल रहा, वो उठने के बाद अपनी फिंगर को वैंसू की तरफ पॉइंट करता है और उसके बाद कहता है सर ये इसने किया है। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद वो एक कोल्ड फेस के साथ ये कह देता है। इसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और कहता है बैठ जाओ। वांग जी अपनी जगह पर बैठ जाता है। वीजिंग अपने हाथों की स्लीव्स को फोल्ड करता है एंड इसके बाद वो वेंसू की सीट के पास आता है और उसे देखता है घूर घूर के और उसके बाद कहता है अभी के अभी मेरी क्लासरूम से बाहर निकलो। वेंसू कहता है सर इसने झूठ कहा है। वांग जी वीजिंग को देखता है जो कि काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वीजिंग गुस्से में कहता है मैंने कहा अभी के अभी मेरी क्लासरूम से बाहर निकलो। वेंशु अपने हाथ को डेस्क पर मारता है और उसके बाद वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है, वो भी वांग जी को घूरते हुए। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो देखता है कुछ भी नहीं, चुपचाप करके वीजिंग वापस अपनी जगह पे आता है। वहीं हम देखते हैं जिंगई कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। वेंसू वैन फैमिली से बिलोंग करता है एंड वो तुमसे रिवेंज लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वांग जी। वांग जी कहता है व्हाट, मुझे समझ में नहीं आया, सब लोग चुप क्यों थे, उन्हें कहना चाहिए था, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। वांग जी कहता अच्छा तो इसी वजह से सब चुप थे। वेंसू कहता हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद जो वीजिंग था वो सबको देखता है और उसके बाद कहता है सभी लोग फोकस करो अपने काम पर। एंड उसके बाद वीजिंग फिर से उन्हें लेक्चर देना स्टार्ट करता है। लेक्चर ख़त्म हो जाता है एंड लेक्चर खत्म हो जाने के बाद वांग जी को वीजिंग कहता है उसके डिपार्टमेंट में आने के लिए। वांग जी भी फिर वीजिंग के जाने के बाद उसके डिपार्टमेंट में आता है। राइट नाउ अभी उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ वीजिंग ही था। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड इसके बाद वीजिंग कहता है वांग जी तुम्हें ध्यान रखना होगा नेक्स्ट टाइम, एंड अगर तुम्हें कोई भी बोल सकते हैं एक तरह से अगर डेंजर हो या तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम मुझे बताओगे, ठीक है? तुम ऐसे मतलब नहीं रह सकते हो, ठीक है? ये सुनने के बाद वांग जी कहता है पर क्यों, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है एक्चुअली ऐसे वेंशु का नाम पूरी क्लास के सामने रहना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। मेरा मतलब है कि वेंशु वेन रूहान का बेटा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल्ड किड है, वो हो सकता है तुम्हें हर्ट कर दे, तो अपना ध्यान रखना। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है ओ जिंगई ने भी मुझे उसके बारे में बताया था, अब चिंता मत करिए, मैं आगे से ध्यान रखूँगा नेक्स्ट टाइम। ये सुनने के बाद वीजिंग कहता ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी रूम से बाहर आता है। नाउ अभी हम लंच टाइम देखते हैं। एक बार फिर से वांग जी जिंगई से मिलता है एंड वो लोग साथ में ही कैफेटेरिया जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो लोग अपना खाना वगैरह जो भी था वो ऑर्डर करते हैं
क्योंकि वीजिंग ने पहले से ही वांग जी को पैसे दे दिए थे खाना वगैरह खाने के लिए। वांग जी एंड जिंगई दोनों बैठकर अपना खाना खाते हैं। वांग जी उसे बताता है कि वो वीजिंग के घर में ही रह रहा है एंड ये सुनने के बाद जिंगई तो सरप्राइज हो जाता है कि सच में वो उसके प्रोफेसर के घर पे रह रहा है। वांग जी भी अपना खाना खत्म करता है एंड जिंगई भी करता है। वांग जी अपना कैंटीन का जो बिल पे करने के लिए जाता है तभी एक्सीडेंटली वो वेंशु से मिल जाता है। वेंशु वांग जी को देखता है एंड उसके बाद उसे घूरता है एंड उसके बाद कहता है, ओह तो तुम वांग जी हो, है ना। ये सुनने के बाद वांग जी थोड़ा स्टिफ हो जाता है एंड वो वेंशु को देखता है। वेंशु वांग जी के पास आता है एंड वो जानबूझकर वांग जी का हाथ उसी काउंटर पे मार देता है। वांग जी कहता है एंड वो टाइट करके अपने बहुत सारे लिप्स को बंद कर लेता है क्योंकि उसे सच में चोट लगी। वेंशु उसे अपने इंडेक्स फिंगर दिखाता है वार्निंग के तौर पर और वहाँ से चला जाता है। वांग जी देखता है अपना हाथ तो उसका हाथ रेड हो गया था। जिंगई उसके पास आता और कहता, वांग जी तुम्हें हर्ट हुआ, वेंशु ने किया है ना। ये सुनने के बाद वांग जी अपना हाथ उसे दिखाता है। जिंगई कहता है ये इंसान ना, चलो। एंड इसके बाद जो जिंगई था वो वांग जी को लेकर कैंटीन से बाहर आता है। इसके बाद वो बाहर जाते हैं और बेंच पर बैठ जाते हैं। जिंगई वांग जी के हाथों पर फूंक मारने लगता है एंड सेम उसी टाइम पर वीजिंग वहाँ से गुजरता है एंड उसकी नज़रें पड़ती है वांग जी और जिंगई पर। एक सेकंड के लिए वीजिंग का दिल का धड़कन जैसे कि मानो रुक गया था। बिल्कुल बस वो देख रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हुई अचानक से ये क्लोजनेस। उसे अजीब सा फील, मतलब कुछ अजीब सा था जो उसे फील करवा दिया इसने। वीजिंग बस गल्प कर रहा था एंड वांग जी बस अनजान था। वीजिंग बस देखता है और उसके बाद घूरता हुआ चला जाता है। उसे पसंद नहीं आया शायद। एंड उसके बाद वो लोग अपनी अदर क्लास वगैरह अटेंड करते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद जो वांग जी था वो वीजिंग के पास जाने लगता है क्योंकि उसे फिर से वीजिंग के साथ घर जाना था। बट तभी पीछे से जिंगई आता है, वीजिंग को हक करता है एंड वीजिंग उन्हें देख लेता है एक बार फिर से। एंड वांग जी बिना ये जाने हुए कि ऐसे जिंगई के उसके क्लोज आना उसके हस्बैंड पर कितना असर डाल रहा है, वो भी उसे हक बैक करता है एंड जिंगई स्माइल करता है और उसके बाद वो देखने लगता है। जिंगई कहता है बाय, वांग जी कहता है बाय। वांग जी जैसे पीछे की ओर टर्न करता है वो अचानक से डर जाता है क्योंकि उसका हस्बैंड खड़ा हुआ था पीछे एंड वो भी घूर घूर के देख रहा था। एंड उसके बाद वो लोग कार में बैठ जाते हैं। वांग जी भी थोड़ा सा डरते हुए कार में बैठ जाता है एंड वीजिंग कार को स्टार्ट करता है और उसके बाद कहता है, लगता है तुम बहुत क्लोज हो जिंगई के। एंड ये टोन जेलसी वाली थी। इसके बाद वांग जी कहता है, यस वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड वो बहुत अच्छा है, उसने मेरी हेल्प की नोट्स वगैरह में। एंड आपने कहा था ना मैं दोस्त बना लूँ, तो मैंने उसे दोस्त बना लिया है, अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एंड वांग जी बस नॉर्मली हंसते हुए कहता है वीजिंग से, बट वीजिंग तो गल्प करता है एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी के फेस पे स्माइल थी बट वीजिंग स्माइल तो कर रहा था बट वो स्माइल जैसे अलग सी थी, जैसे कुछ चल रहा था। एंड वांग जी भी नोटिस करता है उसका हस्बैंड सीरियस है, कुछ तो है जो उसके हस्बैंड के अंदर जल रहा है। एटमॉस्फेयर काफ़ी टेंस था बट फिर भी वो लोग घर पहुंचते हैं। वी मेंशन आने के बाद वांग जी और वीजिंग दोनों अंदर आते हैं। कैंग सेरन वांग जी से पूछती है कि आज का उसका यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे कैसा गया, वो बताता है सब कुछ। एंड इसके बाद वांग जी अपना जो चोट लगे हुई हाथ था वो दिखाता है कैंग सेरन को और वो कहता है, मुझे किसी ने बुली किया। ये सुनने के बाद कैंग सेरन कहते हैं, किसने हिम्मत की तुम्हें बुली करने की, हाँ तुमने वीजिंग को बताया। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो कहता, नहीं मैं भूल गया उन्हें बताना, मैं बाद में उन्हें बता दूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मुझे वेंशु ने हर्ट किया और क्यों किया। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग भी वहाँ पर आता है और अपनी मदर और वांग जी को ज्वाइन करता है। एंड हम देखते हैं वो जियान कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, शायद उसने सुन लिया था कि मतलब तुम्हें चोट लगी है। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, मैं भूल गया था आपको बताना। वीजिंग जो है ना वो पहले तो कुछ भी नहीं कहता एंड वो वांग जी के हाथ को चेक करता है। वांग जी स्माइल करता है जब वो ये देखता है कि उसका हस्बैंड उसकी केयर कर रहा है। वांग जी का हाथ वीजिंग के हाथों में था एंड उसे ये बहुत पसंद आ रहा था। कुछ टाइम के बाद वो डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी और वीजिंग अपने रूम के पास आते हैं एंड वांग जी जाता है और वो काउच पे जाके बैठ जाता है। हम देखते हैं वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है, लानजान तुम नाउ अब दूसरे रूम में सो सकते हो, तुम्हें बच्चों की तरह बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेंशन में कोई खोज नहीं है। वांग जी कहता है, सर मुझे दूसरे रूम में, मैं कल चला जाऊँगा ना। वीजिंग अपना सर हिलाता है, सच में इस बच्चे का जैसे कि कुछ नहीं हो सकता। एंड ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही वीजिंग डेट पर गया हुआ था मियान के साथ बिना वांग जी को इन्फॉर्म किए हुए। सिर्फ कैंग सेरन को पता था कि वो डेट पे गया है एंड बस वो नॉर्मली सारी चीज़ें कर रही थी बट वांग जी इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बेखबर था।
वांग जी किचन में आता है एंड वो कैंग से सरन को देखता है। कैंग से सरन कोई डिश प्रिपेयर कर रही थी। वांग जी कहता है आंटी सर कहाँ पर है। ये सुनने के बाद कैंग से सरन कहती हैं ओह वो तो डेट पे गया है मियान मैन के साथ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी पूरी तरह से स्टन रह जाता है। उसके गुस्से का लेवल बढ़ जाता है बट फिर भी वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। वांग जी कहता है ओह डेट पे क्या सर उनसे प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद कैंग से सरन कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता बट मेरे बेटे की उसके साथ अरेंज मैरिज हुई है। एक्चुअली क्या है कि मेरे हस्बैंड ने और म्यान म्यान के मतलब जो फादर हैं उन्होंने उन दोनों की अरेंज मैरिज की थी। बाय द वे म्यान म्यान एक अच्छी लड़की है, मेरे बेटे का बहुत ध्यान रखती है। वांग जी कैंग से सरन को कुछ देर तो देखता है घूर घूर के बट इसके बाद वो किचन से बाहर आता है एंड वो बस डोर की तरफ देखने लगता है, अपने हस्बैंड का वेट करने लगता है। कुछ टाइम के अंदर एक सर्वेंट आकर वांग जी को इन्फॉर्म करता है कि खाना लग चुका है एंड हम देखते हैं 11 o'clock वी जिंग वापस घर आता है। वो अपने रूम में जैसे ही आता है डोर अचानक से जैसे बंद करता है वांग जी पीछे से आता है और वी जिंग को हक्का लेता है एंड इससे वांग जी एकदम बोल सकते हैं क्लोज था वी जिंग के एंड वी जिंग स्टिफ, उसको ऐसा लगा जैसे कि मानो उसकी ब्रीथिंग ही रुक जाएगी। वी जिंग अपने हस्बैंड को अपने आप से दूर नहीं कर पाता और उसके बाद वांग जी अपने आप को बोल सकते हैं कि और भी वीजिंग के क्लोज करता है। वीजिंग कहता है लानसान छोड़ो मुझे। वांग जी कहता नहीं अब मेरे हस्बैंड हो, प्लीज़ म्यान मैन को उसे अपने आप से दूर कर दो, प्लीज़ उससे शादी मत करो, प्लीज़ तुम मेरे हस्बैंड हो ना। ये सुनने के बाद वांग जी कहता लानसान ये तुम क्या बोल रहे हो, हम दोनों की शादी बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी और मैं उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं था। नाउ अब ज़िद्दी छोड़ो एंड मुझे जाने दो यहाँ से, तुम अपने रूम में जाओ। वांग जी बिल्कुल भी वी जिंग को जो है ना वो नहीं छोड़ता है और टाइट करके हक करता है। वांग जी कहता है मैं नहीं छोड़ने वाला। वी जिंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो हक को ब्रेक करता है एंड वो अपना फेस वी जिंग को देखता है। वी जिंग अपने हाथों को फोल्ड करता है एंड उसके बाद वी जिंग वांग जी को देखते हुए कहता है नेक्स्ट टाइम तुम मेरे इतना क्लोज नहीं आओगे, भूलना मत तुम मेरे स्टूडेंट हो और कुछ भी नहीं। नाउ अब अपने रूम में जाओ। वांग जी वी जिंग को देखता है अपनी वेट आइज से और उसके बाद वो रूम से चला जाता है। वांग जी जल्दी से अपने रूम में आता है, बेड पर लेट जाता है और उसके बाद वो अपनी आइज बंद कर लेता है। वो आज बहुत सैड था एंड उसकी आंखों से आंसू बार बार गिर रहे थे। वी जिंग वांग जी के जाने के बाद डोर बंद करता है। इसके बाद वो एक डीप ब्रीथ लेता है एंड वो याद करता है वांग जी की वेट आइज। उसे भी अच्छा नहीं लगता बट फिर वो जाता है बेड के ऊपर एंड सो जाता है। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट डे वांग जी अपनी जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर आ चुका था एंड वो अपनी सारी क्लास अटेंड करता है बट आज उसका मूड बहुत ऑफ था। एंड वहीं जो वी जिंग था वो भी देखता है अपनी क्लास के टाइम की वांग जी का फेस कितना ग्लूमी हो गया है, अजीब सा हो गया है। ब्रेक टाइम के अंदर वांग जी और जिंगई दोनों नॉर्मली वॉक कर रहे थे। जिंगई कहता है क्या हुआ है वांग जी, कुछ हुआ है बताओगे मुझे, क्या वैन सुनी तुम्हें दोबारा बुली किया, तुम बताओ। ये सुनने के बाद वांग जी कहता नहीं सब कुछ ठीक है। ये सुनने के बाद जिंगई कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हारा फेस बता रहा है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है वी मेंशन के अंदर। देखो अगर कुछ है तो तुम मेरे साथ रूम शेयर कर सकते हो, देखो मैं रेंट पे रहता हूँ एंड वो रूम काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा भी है, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे आसानी से, तो तुम मेरे साथ रह सकते हो अगर तुम्हें वी मेंशन में नहीं रहना है तो। क्या बोलते हो। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है नहीं थैंक्स मैं ठीक हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जिंगई कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें कभी भी लगे मैं तुम्हें ऑफ़र देता हूँ, तुम मेरे रूम पे आ सकते हो, ओके आराम से वहाँ पर रह सकते हो, ये अच्छा होगा ओके। ये सुनने के बाद वांग जी कहता थैंक यू एंड हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो सारी अपनी क्लास वगैरह अटेंड कर लेते हैं ना। इसके बाद जिंगई और वांग जी दोनों के दोनों जो बोल सकते हैं पार्किंग स्पेस था वहाँ पर आने लगते हैं। वी जिंग पहले से ही वहाँ पर मौजूद था एंड जैसे ही वो वांग जी और जिंगई को बहुत क्लोज देखता है उसको तो भैया जैसे कि मानो पता नहीं कौन सा गुस्सा चढ़ जाता है। एंड वहीं जिंगई और वांग जी दोनों आते हैं। जिंगई वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है एंड वी जिंग की ग्रिप तो टाइट हो जाती है स्टीयरिंग पर क्योंकि उसे पसंद ही नहीं आया, इतना पास वो कैसे हो सकता है। वांग जी देख लेता है वी जिंग को और उसकी सीरियस फेस को भी क्योंकि विंडोज़ ओपन थी एंड वो अपने हस्बैंड को चेक करना चाहता था क्या सच में उसका हस्बैंड जेलस होता है। एंड यही देखने के लिए वांग जी सडनली जिंगई को हक कर लेता है एंड जैसे ही ऐसा होता है वी जिंग जल्दी से कार का डोर ओपन करके बाहर आता है एंड वी जिंग जो है ना वो घूर घूर के देखता है एंड तभी जो वांग जी था वो हक को ब्रेक करता है, अपने हैंड्स को उसके साथ शेक करता है और वांग जी कहता है बाय बाय, वो कहता है बाय हम कल मिलेंगे। वी जिंग कहता है बस चुपचाप वहीं पर देख कर वो क्या कह सकता था। एंड वहीं जिंगई कहता बाय एंड वो चला जाता है वहाँ से। वी जिंग बस देख रहा था घूर घूर के एंड जैसे ही वांग जी टर्न करता है अचानक से वो डर जाता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर गया था वी जिंग को अपने इतना पास देखकर
तभी वीजिंग अचानक से सीधा वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे खींचता है अंदर कार के। एंड वांग जी सच में डिसबैलेंस हो जाता है और कार के अंदर बैठ जाता है और वो देखने लगता है। वीजिंग गुस्से में कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही टची नहीं हो रहे अपने दोस्तों के साथ? हाँ। एंड वो कार को स्टार्ट कर लेता है। वांग जी कहता है, ये तो नॉर्मल है ना दोस्तों के बीच में। वांग जी कहता है, ये सारी चीज़ें। तो वीजिंग गुस्से में कहता है, अच्छा तुम बहुत बोलने लगे हो वांग जी। एंड रोड के ऊपर देखते हैं हम, कार चल रही थी एंड वांग जी बस देख रहा था कि उसका हस्बैंड जेलस हो रहा है। एंड वो इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता था पूरी तरह से, क्योंकि उसे पता चल गया था उसका हस्बैंड जेलस तो होता है एंड यही चीज़ का फ़ायदा तो वो उठाना चाहता था। वांग जी कहता है, हस्बैंड आई एम सॉरी, मेरा मतलब है सर, मैंने कुछ डिसाइड किया है। मैं आपको म्यांमार के साथ नहीं देख सकता हूँ एंड मैं आपके और उसके रिलेशनशिप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सो इससे बेटर यही होगा कि मैं दूर हट जाऊँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जिंगई के साथ उसके रूम में रहूँगा। उसने मुझे ऑफ़र किया है कि मैं उसके साथ रह सकता हूँ उसके अपार्टमेंट में। वो रेंट पे रहता है तो मैं उसी के साथ शेयर कर लूँगा। अचानक से जब ये जैसे ही सुनता है वीजिंग कार को स्टॉप करता है एंड वांग जी इससे डर जाता है एंड वो अचानक से चुप हो जाता है एकदम से एंड वो बस अपने सीट बेल्ट को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद वांग जी कहता है कि क्या हुआ? वीजिंग गुस्से में कहता है, कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लगता है मुझे किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तुम रुको, हम यहीं वेट करते हैं। वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है। वीजिंग जो है ना वो अभी देखने लगता है और वांग जी को पता चल गया था उसका हस्बैंड भले ही दिखाता नहीं है बट जेलस तो होता ही होता है। वांग जी और अपने हस्बैंड को जेलस फील करवाना चाहता था, इसीलिए वो कहता है, अब मेरा मतलब है सर, वो मैं कहना चाहता था जिंगे ने मुझे ऑफ़र किया है। बट इससे पहले कि वांग जी पूरा बोल पाता वीजिंग कहता शट अप। वांग जी कहता है बट तभी वीजिंग कहता है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और तुम मेरे ही घर में रहोगे। फर्स्ट अपनी स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद जॉब लो और उसके बाद जो करना है वो कर लो। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है ओके ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग फिर से कार को स्टार्ट करता है। वांग जी देखता है और कहता है हाँ ये ठीक हो गई, मेरा मतलब है कि वीजिंग कहता हाँ हो गई। इसने काम करना स्टार्ट कर दिया दोबारा से। वांग जी के फेस पर नोटी स्माइल थी एंड अब उसे पता चल गया था कि उसे अपने ग्रम्पी हस्बैंड को कैसे ट्रीट करना है, यानी कि टीज़ करना है। वीजिंग कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं घर आते हैं वो दोनों और फिर वैसे ही सो जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट डे वीजिंग क्लासरूम में आता है वांग जी की अटेंड करने के लिए। वांग जी और भी ज़्यादा जिंगई की तरफ शिफ्ट कर जाता है, उसके थोड़ा और पास आता है यानी उससे बातें करने लगता है। वीजिंग अपनी जो बहुत ज़्यादा बुक्स थी वो टेबल पर रखता है एंड वांग जी को देखता है घूर के और उसके बाद कहता है क्लास चुप हो जाओ। एंड वांग जी भी बात करना बंद कर देता है। इसके बाद वीजिंग क्लास लेने लगता है एंड हम देखते हैं वीजिंग का ध्यान अपने लिटिल हस्बैंड पर बार बार जा रहा था। एंड वहीं वांग जी अपने हस्बैंड को एक बार देखता है एंड वो भी साइड आइज से, और उसके बाद अपने मन में सोचता है मेरा हस्बैंड तो बहुत ही स्कैरी लगता है जब वो जेलस होता है, चलो उसे थोड़ा सा और टीज करते हैं। यही सोचकर वांग जी जानबूझकर अपना हाथ जिंगई के हाथों पर रखता है और उसके बाद कहता है जिंगई मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, क्या मैं तुम्हारा ले सकता हूँ? यह सुनने के बाद जिंगई अपना पेन वांग जी को देता है एंड वीजिंग जैसा ये देखता है वो तुरंत ही वांग जी के पास आता है और उसे लेक्चर देने लगता है। एंड उसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा था कि उसका हस्बैंड इस लड़के का हाथ पकड़े हुए है। उसके अंदर का तो बड़ी फायर जल रही थी एंड वांग जी इनोसेंट फेस के साथ वीजिंग को देखता रहता है जैसे कि मानो उसे समझ में ही नहीं आया कि अभी अभी वीजिंग ने क्या कहा एंड वो क्या कर रहा है। कुछ टाइम के बाद उसकी क्लास ओवर होती है एंड वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि वो अपने हस्बैंड को गुस्सा दिलाने में ही कामयाब हो रहा है। एंड कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं क्लास ओवर होती है एंड क्लास ओवर होने के बाद वांग जी जो है ना वो देखता है एक नज़र और वो बहुत खुश होता है। एंड वो पूरा टाइम जिंगई के पास था, क्लोज था एंड उससे बातें कर रहा था, वो भी चिपक चिपक कर जानबूझकर वीजिंग को दिखाने के लिए। एंड अभी वीजिंग बस बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब वांग जी क्लास से बाहर निकले एंड कब वो उससे बात करे। जैसे क्लास एंड होती है वीजिंग सीधा वांग जी को देखता है एंड उसके बाद कहता है मेरी क्लासरूम में आओ। वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड उसके बाद वो क्लासरूम में जो डिपार्टमेंट था वहाँ का, वो वहाँ पर जैसे ही आता है अचानक से वीजिंग डोर बंद करता है, उसे लॉक कर देता है एंड सीधा वांग जी को डोर पे पिन करता है एंड गुस्से में उसे देखते हुए कहता है हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं जा रहे हो अपने दोस्त के, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम्हारे पास पेन नहीं है क्या? हाँ
अगर नहीं था तो मुझे बोल देते। हाँ, तुम्हें जिंगई से पेन लेने की क्या ज़रूरत थी? और तुम पूरा टाइम उसका हाथ क्यों पकड़े हुए थे? हाँ, लगता है तुम्हारा इंटरेस्ट स्टडी में कम है, तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारे उस फ्रेंड पे ज़्यादा हो रहा है। और पूरा टाइम तुम उसके साथ देखकर स्माइल कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसके साथ खाते हो, बैठते हो, उठते हो, एंड तुमने तो उसे हक भी किया है। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, हस्बैंड, ये तो नॉर्मल है ना इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर? आप पुराने ज़माने में क्यों जी रहे हो? मैंने इस वीकेंड काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और वैसे भी हग करना, एक दूसरे का हाथ होल्ड करना, ये तो नॉर्मल है ना फ्रेंड्स के बीच में। आप मुझे इस तरह से क्यों बता रहे हो ये सारी चीज़ें, और आप मुझे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? हाँ, ये किस मैनर में बात कर रहे हो आप मेरे साथ? एंड इसके बाद वीजिंग कहता वो कि मैं, एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वो रुक जाता है। एंड वहीं वांग जी कहता है, जिंगई मेरा फ्रेंड है, एंड ये बिल्कुल नॉर्मल है एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ना, क्योंकि ये नॉर्मल वर्ल्ड है एंड मॉडर्न है। एंड ये बोलकर वांग जी पुश कर देता है वीजिंग को। वीजिंग अभी हाँ वहीं पे था, एंड वांग जी डिपार्टमेंट से बाहर आता है बिना एक बार भी वीजिंग को देखे हुए। एंड नाउ उसे पता चल गया था कि उसका हस्बैंड अंदर से जल रहा है जेलसी के मारे, एंड नाउ उसकी जेलसी को यूज़ करना है, एंड इसी से उसके हस्बैंड को उसकी फीलिंग रियलाइज़ होगी। वीजिंग अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है एंड वॉल की तरफ लीन हो जाता है, एंड वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। नाउ यहाँ से टाइम स्किप करके वी मेंशन का देखते हैं। रात का टाइम हो चुका था। वांग जी वॉक करने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है, एंड जैसे वो गुजरता है वांग जी के रूम की साइड से, अचानक से उसे किसी के साथ हंसने की आवाज़ें आती हैं, एंड जैसे वो ये देखता है उसे गुस्सा आता है, एंड उसके तो बड़े बड़े कान पूरी तरह से एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड वो तुरंत ही फॉलो करता हुआ देखता है तो अंदर वांग जी था, एंड वो फ़ोन पे बातें कर रहा था जानबूझकर हंस हंस के, एंड वो भी बहुत ही लाउडली। एंड वीजिंग जैसे ये देखता है भाई उसका तो गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। वांग जी जानबूझ कर कहता है, जिंगई तुम कितने अमेजिंग हो, क्या तुम मुझे पर्सनल में सिखा सकते हो? मेरा मतलब है कि तुम काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो और मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, तो तुम मुझे सिखाओगे? एंड हाँ, तुम मुझे डांस भी सिखा सकते हो। आई लव डांस बट मैं कर नहीं सकता, क्या तुम मुझे डांस करना सिखाओगे? हम दोनों साथ में परफॉर्म करनेंगे एनुअल डे पर, तो मुझे सिखाओगे ना कैसे डांस किया जाता है? और सच में मुझे सच में तुम्हारा पार्टनर बनना है। वीजिंग आइज बंद करता है, उसके अंदर जैसे कि मानो कुछ चल रहा था। वो तुरंत ही डोर ओपन करता है और अंदर आता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा लाउड वॉइस में कहता है, लैंसन तुम इतना ज़्यादा क्यों नॉइज़ कर रहे हो? तुम आराम से भी बात कर सकते हो, इतना हंस क्यों रहे हो? और तुम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है हाँ, एंड वो सरप्राइज होकर देखता है वीजिंग को, एंड वो अपने सिर हाँ में हिलाता है, और उसके बाद कहता है, जिंगई हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से बात करके, तो क्यों ना हम चैट करें? ये सुनने के बाद तो वीजिंग का हाथ एकदम से मुट्ठियों में बन जाता है। वो कहता है, चैटिंग? इसके बाद वीजिंग कहता है, लैंसन ये सोने का टाइम है, तुम जिंगई के साथ चैट नहीं कर सकते हो, तो चुपचाप सो जाओ। बट वांग जी भी स्टबन बनते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना है, मैं नहीं सोना चाहता। बट वीजिंग तुरंत ही वांग जी का फ़ोन लेता है, अपनी पॉकेट में डालता है, और उसके बाद कहता है सो जाओ। एंड वांग जी ग्रम्पी फेस बनाता है, बट वो क्या करे? वांग जी कहता है गुड नाइट, एंड वो थोड़ा सा अपने आइज़ बंद कर लेता है, अजीब सी तरह से वो बोलता है। एंड वीजिंग देखता है और उसके बाद अपने मन में सोचता है, धीरे धीरे करके जिंगई की फ्रेंडशिप वांग जी के साथ डे बाई डे बढ़ रही है, एंड ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। हम देखते हैं ऐसे ही वांग जी हमेशा वीजिंग के ऊपर छोटी छोटी ट्रिक करता उसे जेलस फील करवाने के लिए, और वांग जी की ट्रिक हमेशा काम भी करती, क्योंकि हर टाइम पर वो वीजिंग को जेलस फील करवाता। एंड वहीं ऐसे ही एक टाइम था अभी घर पे, जो वीजिंग था वो म्यान मैन के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था, एंड वो डिस्कशन कर रहा था डेट को लेकर के, एंड वांग जी ये सुन लेता है, एंड उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही आंटी के पास आता है, यानी कि मैडम कैंग से सरन के पास, और उसके बाद कहता है, आंटी मैं जिंगई के रूम पे जा रहा हूँ प्रोजेक्ट को लेकर के, एंड मैं इवनिंग को आऊँगा नहीं, या हो सकता है मैं रात को ही आऊँ, क्योंकि मैं उसी के साथ रात को डिनर करूँगा अपने फ्रेंड के साथ। एंड जैसे वीजिंग के कानों में ये गूंजता है, वीजिंग जल्दी से अपना फ़ोन कट करता है, और उसके बाद आता है और कहता है, रुको कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, मैं जिंगई के रूम पे जा रहा हूँ प्रोजेक्ट को लेकर के। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, नो वीजिंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं जाने वाले हो, अपने प्रोजेक्ट करना यहीं पे कर लो। ये सुनने के बाद कैंग से सरन कहते हैं, वीजिंग बेटा उसे जाने दो, तुम उसे ऑर्डर क्यों दे रहे हो? हाँ, उसे जो करना है वो खुद से करने दो, तुम उसे ऑर्डर नहीं दे सकते हो। ये सुनने के बाद तो
कैंग से सायरन अपना हाथ वांग जी के शोल्डर पर रखती है एंड वो देखती है कि ये लिटिल ओमेगा थोड़ा सा बेचारा बच्चा डर गया है। वो कैंग से सायरन कहते हैं बेटा तुम जाओ। वीजिंग का गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है। वांग जी हॉल से चला जाता है बिना अपने हस्बैंड को देखे हुए, पूरी तरह से इग्नोर करके। एंड वहीं वीजिंग अपने मन में सोचता है वो मुझे डे बाई डे इग्नोर करता जा रहा है एंड अब तो उसने मुझे हस्बैंड कहना भी बंद कर दिया है। अब वो मुझे सर कहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ये होता था जब वो मुझे हस्बैंड कहता है, बट पहले तो जैसे कि मानो वो मुझे हस्बैंड बार बार कहता था, बट जैसे कि मानो वो भूल ही गया कि मुझे हस्बैंड कहना। एंड अब तो वो मुझे हमेशा सर बोलता आया है। क्या वो हमारे रिश्ते को भूल गया है? वीजिंग अपने मन में ये सारी चीज़ें सोचता है। नाउ अभी नाइट का टाइम देखते हैं। नाइट को वांग जी वापस घर आता है एंड वो डिनर करके आया था जिंगई के साथ। वो अपने रूम में आता है एंड जैसे वो रूम में आता है देखता है वीजिंग पहले से ही रूम के अंदर था एंड वो थोड़ा सा आता है। वांग जी देखता है और वो थोड़ा डर जाता है। वीजिंग उठता है एंड वो स्लोली वांग जी की ओर चलने लगता है। वांग जी डर जाता है एंड वो पीछे की ओर होने लगता है। उसकी बॉडी में ऐसा लगा जैसे करंट पास हो गया हो एंड वो देखने लगता है उसका हस्बैंड कितना डोमिनेटिंग नेचर का है। वांग जी डर रहा था एंड जो वीजिंग था वो सीधा अपना एक हाथ वांग जी की कमर पे रखता है एंड सीधा अचानक से उसे थ्रो कर देता है एंड वो सीधा बाउंस मारते हुए बेड के ऊपर गिर जाता है एंड वीजिंग उसके ऊपर आता है एंड वीजिंग बस देखता है गुस्से भरी आंखों से वांग जी को और उसके बाद कहता है तुम लेट क्यों हो गए, क्या कर रहे थे जिंगी के साथ? हाँ। एंड इस बार वीजिंग की वॉइस पूरी तरह से जेलस वाली थी क्योंकि वो अंदर तक जल उठा था। उसे ये पसंद ही नहीं आया कि वांग जी जिंगई के साथ इतनी रात तक था। वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग कहता है बताओगे मुझे तुम इतनी लेट क्यों आए हो, क्या कर रहे थे तुम जिंगई के साथ? हाँ। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है मैंने आपसे कहा था ना मैं प्रोजेक्ट के लिए गया हूँ एंड लेट हो गया, और वैसे भी कल मुझे वो प्रोजेक्ट कॉलेज में सबमिट करना था, आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बिना किसी वार्निंग के कोई रिप्लाई नहीं देता और सीधा वांग जी के लिप्स पे उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड किस न कोई सॉफ्ट था, एकदम डोमिनेटिंग वाला किस था। वीजिंग तो उसे सांस तक नहीं लेने दे रहा था एंड इस किस के अंदर पूरी तरह से जेलस वाले इमोशन भरे हुए थे एंड बस ये किस बहुत ही रफ होता जा रहा था। वांग जी टाइटली अपनी आइज़ को बंद कर लेता है, बहुत ही ज़्यादा वीजिंग ब्रूटली उसे किस करते जा रहा था एंड उसके लिए ब्रीथ लेना भी मुश्किल हो रहा था। बट वांग जी प्रोटेस्ट नहीं करता है, वांग जी करने देता है वीजिंग को जो वो करना चाहता था। वांग जी बस टाइटली अपनी आइज़ को बंद कर लेता है एंड वो बस इसे पूरी तरह से फील करने लगता है। ये झूठ नहीं था कि उसे ये किस बहुत पसंद आ रहा था एंड वो इसे एंजॉय कर रहा था। वीजिंग किस को और भी ज़्यादा डीप करता है एंड वो वीजिंग के बोल सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा दिमाग में बस गया था सारी चीज़ें कि वो तो बस वांग जी की माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था अपने टंग से। वांग जी अपने माउथ को ओपन करता है और बस सीलिंग को देखता रहता है। उसका दिल तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके हार्ट से निकल कर ही बाहर आ जाएगा। वो अपने हाथों को वीजिंग की शर्ट के ऊपर लेके जाता है एंड वो धीरे धीरे करके वीजिंग की शर्ट को अनबटन करने लगता है। दोनों के दोनों अपने रोमांस में और इस तरह खो चुके थे कि ध्यान ही नहीं देते और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वीजिंग और वांग जी दोनों नेकेड हो जाते हैं एंड अभी वीजिंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर बाइट करता है एंड वो वीजिंग वांग जी की आइज़ में देखता है एंड जैसे ही वीजिंग को रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो गया, वो कहाँ आ गया, उसे ये नहीं करना चाहिए था, वो क्या कर चुका है। एंड वो अपनी कंडीशन देखता है, वांग जी की कंडीशन देखता है, दोनों नेकेड थे। वीजिंग जल्दी से बेड को एकदम उठ जाता है, बैठ जाता है और उसके बाद कहता है मुझे माफ़ कर देना। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपनी ट्रम्बलिंग वॉइस के अंदर बोलता है सॉरी, पर किस चीज़ के लिए? वीजिंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये मैं पता नहीं क्या कर बैठा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैं इतना आगे निकल जाऊंगा, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, हम दोनों ये कैसे कर दिया। एंड ये सुनने के साथ ही वांग जी का तो दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वांग जी कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हें, मैं नहीं चाहता तुम्हें। यस यू राइट, हम दोनों हस्बैंड्स नहीं हैं, सब कुछ जो भी था हमारे बीच में पूरी तरह से मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है उसका। तुम जाओ शादी कर लो उस मैन के साथ और अपनी हैप्पीली लाइफ को स्पेंड करो, मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को मतलब पहले ही देखता है एक बार एंड फिर उसके बाद जल्दी से उठ जाता है। वांग जी अपने कपड़े पहनता है एंड अपने आंसुओं को वाइप करने लगता है। वांग जी एक बार भी वीजिंग की तरफ नहीं देखता एंड वो जाने लगता है
वांग जी को देखकर ऐसे वीइंग कहता है लैंसन प्लीज़ शांत हो जाओ, एंड तो तुम कहाँ जा रहे हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। बट वांग जी कहता है मैं बस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, है ना, और कुछ भी नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। एंड आज रात जो भी हुआ उसके उसके बारे में सोचना बंद करो, सब कुछ मीनिंगलेस था, कुछ हमारे बीच में ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, सब मीनिंगलेस है। या सही कहा तुमने, हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, पूरी तरह से भूल जाओ। एंड मैं अपने सब कुछ भूल कर गाँव वापस चला जाऊँगा, मुझे नहीं चाहिए तो, मैं वैसे भी एक टीनेजर हूँ तुम्हारे लिए, बस मैं अट्रैक्शन हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे लगता है सही कहा तुमने, तुम मेरे लिए बस अट्रैक्शन हो, सही कहा, तुम मेरा प्यार नहीं हो तुम मेरा प्यार। वीजिंग बस रोने लगता है। वीजिंग जल्दी से अपनी ट्राउज़र पहनता है एंड उसके बाद वो जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, बट वीजिंग का हाथ तुरंत ही वो छुड़वा लेता है। वीजिंग कहता है प्लीज़ तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ। बट वांग जी कहता है तुम मेरे बारे में फ़िक्र क्यों कर रहे हो, वैसे भी मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता हूँ ना, मैं तुम्हारी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बट तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, मैं जहाँ पर भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा, चिंता मत करो तुम। ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है वांग जी प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो। एंड वो उसकी बोल सकते हैं रिस्ट को टाइट करके पकड़ लेता है, बट वांग जी देखता है उसे और कहता है छोड़ मुझे। वीजिंग कहता है लैंसन प्लीज़ ये बकवास बातें करना बंद करो, रुक जाओ। बट वांग जी अपने हाथों को छुड़वा लेता है एंड वो रूम से बाहर आ जाता है एंड वो जल्दी से भाग कर रूफ टॉप पर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो बैठ जाता है और बस सोचने लगता है। वहीं वीजिंग वहीं पर बैठ जाता है और बस सोचने लगता है। उसके माइंड में काफ़ी रिग्रेटफुल थॉट्स आ रहे थे और वो बस बेडशीट को टच करता है जहाँ पर अभी भी वांग जी की वो वार्मथनेस भरी हुई थी। एंड बस वो सोचता रहता है कि अभी अभी क्या हुआ। हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे हो जाता है। लैंसन बिल्कुल भी वीजिंग से बात नहीं करता, वो पूरी तरह से उसे अवॉइड करता है एंड उसके साथ मतलब आंखें तक नहीं मिलाता। एंड दोनों के दोनों बस चुपचाप अपना सारा काम करते हैं। कार में बैठते हैं साइलेंटली। वांग जी बस अपनी बुक ओपन करता है और स्टडी करने लगता है कार के अंदर कॉलेज पहुंचने तक। यूनिवर्सिटी के अंदर भी जब वीजिंग क्लास लेता है वांग जी की, तो वांग जी एक बार भी वीजिंग को नहीं देखता, बस पूरे टाइम अपने नोट्स को बनाता रहता है नोटबुक के अंदर एंड बस हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट लिखता रहता है और कुछ नहीं। एक बार भी उसने वीजिंग को नहीं देखा, बस अपना काम ही करता रहा। एक सिंगल सेकंड तक उसने नहीं देखा वीजिंग को। एंड दूसरी तरफ वीजिंग का भी मूड पूरी तरह से ऑफ था एंड वो वापस अपने डिपार्टमेंट आता है, यानी कि जो उसका ऑफिस रूम था एक तरह से, जहाँ पर टीचर वगैरह सब मिलकर डिस्कशन करते हैं, वहीं पर आता है। एंड वो बस बहुत ही परेशान था, डरा हुआ था और पहली बार वीजिंग घबरा रहा था। वांग जी को खोने से डर रहा था कि क्या होगा अगर उसने खो दिया वीजिंग को तो। एंड पता नहीं क्यों जिस तरह से वांग जी उसे अवॉइड कर रहा था, यानी कि उसका हस्बैंड पूरे दिन उसे अवॉइड कर रहा था, ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था वांग जी के साथ ये पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एंड अभी हम देखते हैं वी मेंशन का सीन। शाम हो चुकी थी एंड अभी हम देखते हैं इस पूरे वीकेंड वांग जी पूरी तरह से वीजिंग को इग्नोर करता है। एंड नाउ अभी वीकेंड ख़त्म हो चुका था एंड जो जिन गोंगशान था वो आ चुका था। अभी वी फैमिली वो वीजिंग और म्यानमैन की मैरिज को लेकर डिस्कशन करने के लिए आए हुए थे। सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। जो मेंशन था पूरी तरह से चीयरफुल वॉइस से भरा हुआ था। वो लोग पूरी तरह से डिस्कशन कर रहे थे अब भी उन्हें क्या करना है, कैसे वेडिंग करनी है, सब कुछ। बट सब लोग बैठे हुए थे। म्यानमैन भी वहीं पे थी एंड वीजिंग भी था। सिर्फ एक ही इंसान था एंड वो था वांग जी, जो कि यहाँ नहीं था। वो अपने रूम में था, डेस्क पर बैठकर अपनी स्टडी पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था एंड अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों को बस निकाल रहा था और कुछ भी नहीं। वांग जी को पता था कि म्यान एंड वीजिंग की शादी की प्रिपरेशन नीचे हो रही है। वो आज उसी की शादी के डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिस वजह से वो अपसेट भी था, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। वीजिंग ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ना ही उनकी शादी को मान रहा है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। वांग जी फोर्सफुली वीजिंग को अपने साथ रहने के लिए नहीं कह सकता। वांग जी कुछ टाइम के बाद उठता है एंड वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट एक तरह से आधा कर चुका था, तो वो उठकर पानी लाने के लिए रूम से बाहर आता है। एंड क्योंकि उसका गला सूख गया था, काफ़ी टाइम से वो लिख रहा था, एंड वो स्लोली फ्रिज का डोर ओपन करता है। एंड वो डोर ओपन करने के बाद नीचे जो आ चुका था वो फ्रिज में से पानी लेके जाने ही वाला था, क्योंकि जो लिविंग रूम था वो बहुत ही क्लोज था किचन के। एंड वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, लैन वांग जी बहुत ही सीक्रेटली गया था अपने लिए पानी लेने के लिए, बट कैंग से सरन ने उसे देख लिया। वांग जी वापस जाने वाला था, तभी कैंग से सरन कहते वांग जी। एंड ये सुनने के बाद तुरंत ही वांग जी का पूरी तरह से बोल सकते हैं जो ग्लास उसने पानी का पकड़ा हुआ था उस पर ग्रिप टाइट हो जाती है। एंड वो कैंग से सरन को देखता है। कैंग से सरन कहती है बेटा यहाँ पर आओ।
सिट, हमारे साथ बैठ जाओ, हम डिस्कस कर रहे हैं पूरी तरह से वीजिंग और उसकी फियोंसे के साथ उसकी मैरिज का। आओ यहाँ पे। वांग जी एक बार देखता है वीजिंग को और वीजिंग पता नहीं क्यों अजीब तरह से डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है मियान मियान से। वो क्लोज बैठा हुआ था पहले, बट जैसे उसने वांग जी को देखा वो दूर हो गया। वांग जी कहता है आंटी कल मेरा एग्ज़ाम है, मेरा मतलब है मेरा एक टेस्ट है, मुझे स्टडी करनी है, आई एम सॉरी मैं ज्वाइन नहीं कर सकता आप लोगों को। ये सुनने के बाद कैंग से सरन कहती हैं स्माइल करते हुए अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम अच्छे से अपनी स्टडी करो ठीक है। वांग जी तुरंत ही सीढ़ियों से जाने लगता है एंड बस वीजिंग जो है ना वो एक बार उसे देखता है एंड वो जल्दी से अपने रूम में आ जाता है और कुछ नहीं, डोर बंद कर लेता है एंड अब उसे अपने इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे थे। वो वहीं पर बैठ जाता है डोर के पास ही अपने घुटनों को हक करके और बस रोने लगता है। अभी हम लिविंग रूम के अंदर देखते हैं वीजिंग पता नहीं अजीब सा परेशान हो रहा था, शायद उसे अजीब लग रहा था एंड उसे अपनी मैरिज याद आ रही थी, अपनी वेडिंग नाइट याद आ रही थी एंड अचानक से वो ये सारी चीज़ें सोचते हुए उठ जाता है एंड इसके बाद वो कहता है नहीं। तभी जो वी बोल सकते हैं कैंग से सायरन थी वो कहते बेटा क्या हुआ, एंड तभी वी चांग से कहते हैं क्या हुआ बेटा। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो कहता है वो मैं एंड वो आइज़ अपनी बंद करता है टाइट करके, हाथों की मुट्ठियों को भी बंद कर लेता है और एक डीप ब्रीथ लेता है। उसके बाद कहता है मैं पहले से ही मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड लहनजान है। एंड ये सुनने के बाद पूरा मेंशन शॉक, बस सभी लोग क्वेश्चनेबल आइज से वीजिंग को ही देख रहे थे। वी चांग से गुस्से में कहते हैं वीजिंग कहता है ये तभी कैंग से सरन कहती हैं क्या ये सच है। ये सुनने के बाद जिन गोंगशान कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की, तुमने सीक्रेटली शादी कर ली वो भी एक मैन से, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वहीं जिन गोंगशान की जो वाइफ थी वो भी कहती है तुम गे हो एंड तुमने हमें कभी नहीं बताया, तुम सच में मेरी बेटी पर चीट कर रहे थे, तुम कितने छोटे इंसान हो। एंड वीजिंग कहता है हाँ मैं आप लोगों से छुपाना नहीं चाहता था, नहीं तो आप लोगों को ये मैं छुपाना नहीं चाहता था, बट मेरे सच्चाई छुपाने के पीछे एक रीज़न था और अब मैं आप लोगों को सच बताना चाहता हूँ। जब मैं विलेज टूर पर गया था अपने स्टूडेंट को लेकर उन्हें कुछ सिखाने के लिए, वैन किंग एंड मेरे साथ कुछ बच्चे थे, हम 2 दिन के लिए टूर पर गए थे। वहाँ पर 2 दिन के अंदर हम रुके थे, बट वहाँ पर मिस्टर लान किरण उन्होंने जो गांव के मुखिया थे मुझे फोर्स किया उनके नेफ्यू के साथ शादी करने के लिए एंड सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वीजिंग इसके बाद उन्हें सच बताता है कि उन दोनों के बीच क्या कुछ कैसे हुआ एंड ये सुनने के बाद जिन गोंगशान कहता है मैं ये शादी कैंसिल करता हूँ तुम्हारे साथ मेरी बेटी की। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद हम देखते हैं मियान कहती है थैंक्स फॉर मुझे सच बताने के लिए, एटलीस्ट तुमने झूठ नहीं बोला। मियान कहने के बाद देखती है वीजिंग को, उसे काफ़ी बुरा तो लगा क्योंकि वो सच में वीजिंग को पसंद करती थी, बट अब वो कुछ नहीं कर सकती है। सच्चाई जानने के बाद वो फोर्स नहीं कर सकती है उसे अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि वेडिंग के बाद भले ही वीजिंग उसके साथ रहे फोर्सफुली, बट वो दिल से कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा जैसे कि वो अब नहीं कर पाया। तो वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, तो वो खुद भी इस शादी को तोड़ने के लिए तैयार थी। कुछ टाइम के बाद जिन गोंगशान मियान एंड उनकी वाइफ उस घर से चले जाते हैं बिना कोई बोल सकते हैं तमाशा क्रिएट किए हुए। एंड हम वीजिंग के डैड को देखते हैं जो एक ज़ोरदार थप्पड़ वीजिंग के फेस पर जड़ देते हैं। वी चांग से गुस्से में कहते हैं तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये रीज़न था। हाँ एंड यही रीज़न है ना वो लड़का हमारे घर में है। वीजिंग अपने चीक्स को टच करता है एंड सच में वीजिंग के चीक्स के ऊपर पूरी तरह से उसके थप्पड़ के निशान छप चुके थे। वीजिंग कहता हाँ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, बट नाउ अब मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। मैं अपने हस्बैंड की सारी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही उसे बहुत हर्ट कर दिया है। नाउ अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत हर्ट हो चुका है पहले से ही ये जानने के बाद कि मैं मियान से शादी कर रहा हूँ, बट अब मैं उसे और हर्ट नहीं कर सकता हूँ बाबा। इसके बाद हम देखते हैं कैंग से सरन कहती है वीजिंग बेटा तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया, क्यों तुमने वांग जी को हमसे छुपाया, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि वो तुम्हारी ब्राइड है। अगर तुम मुझे पहले बता देते बेटा तो हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते, तुमने बहुत गलत किया। वी चांग से गुस्से में कहते हैं तुम्हारी वजह से ये शादी कैंसिल हो गई उन जिन फैमिली के साथ। तुम वीजिंग अपना सर नीचे कर लेता है एंड वो वहाँ से चला जाता है ऊपर की ओर। एंड जो वीजिंग के डैड थे
वी चांग से वो कहते हैं वांग जी एक मैन है, मैं उसे कैसे एक्सेप्ट करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनने के बाद कैंग से सेरेन कहती हैं काम डाउन हस्बैंड, शांत हो जाइए, हम उन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। वी जिंग को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है एंड अब उसने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया है, वो हैप्पी है उसके साथ, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, वो दोनों हस्बैंड हैं। हस्बैंड प्लीज़ सोचिए इस बारे में, हमारा बेटा उस लड़की को पसंद करता है, उन्हें साथ रहने दीजिए। ये सुनने के बाद वी चांग से कहते हैं मुझे ऑफिस जाना है, मैं अब और नहीं सोच सकता, मुझे कुछ देर अकेले रहना है शांति से। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वी जिंग की मॉम बस देखती रह जाती हैं। दूसरी ओर वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग अभी वांग जी के रूम के सामने खड़ा हुआ था एंड वो काफ़ी बोल सकते हैं कि सोच विचार कर रहा था कि अब वो कैसे माफ़ी मांगेगा। कुछ टाइम के बाद वी जिंग डोर पे नॉक करता है एंड इसके बाद वो देखते हैं वहीं पर खड़ा रहता है वांग जी। कुछ सेकंड्स के अंदर डोर ओपन करता है एंड जैसे ही वो डोर ओपन करता है वांग जी को वहाँ वी जिंग नज़र आता है एंड ये देखने के बाद वो शॉक, उसका हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है। वी जिंग अचानक से बिना किसी वार्निंग के हक कर लेता है वांग जी को एंड वो रूम के अंदर आता है, डोर बंद कर देता है एंड बस वो उसे अपने बाहों में ले लेता है। एंड ये सब देखने के बाद तो वांग जी भी इमोशनल हो जाता है और वो कहता है सर प्लीज़ ऐसा मत करिए प्लीज़। ये सुनने के बाद वी जिंग कहता है तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, यह आपकी चॉइस है, आप मुझे एक्सेप्ट करें या न करें कोई बात नहीं, बट मैं तभी वी जिंग कहता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी अपना कंट्रोल पूरी तरह से लूज़ कर देता है एंड वो कंटिन्यूसली रोने लगता है एंड वी जिंग उसे हक कर लेता है पूरी तरह से। वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए रखते हैं। वी जिंग कहता है मैंने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया है म्यान मैन के साथ, तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरी लाइफ के अंदर रहोगे, तुम ही मेरे स्पाउस हो। वांग जी हक को ब्रेक करता है एंड वी जिंग के चेस्ट पे हिट करता है और उसके बाद कहता है तुम तो एंड वो फिर अपने माउथ को बंद कर लेता है। इसके बाद वांग जी कहता है क्या, वी जिंग कहता है क्या हुआ, तुम मुझे कर्ज करना चाहते हो क्या। वांग जी कहता है यू प्ले बॉय, तुम मुझे और म्यान मैन दोनों को चाहते हो, हाँ मुझे भी चाहते हो और म्यान मैन को भी रखना चाहते हो। वांग जी ये सुनने के बाद उसके चिक्स को पैट करता है। वी जिंग वांग जी के चिक्स पर सहलाता है अपने हाथों को और उसकी इनोसेंट आइज़ के अंदर देखता है जो कि बहुत क्यूट थी और आंसुओं से भर चुकी थी। वी जिंग कहता है नो, मैंने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया है और ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी वाइफ ही हो और मेरे लाइफ पार्टनर हो, हमेशा तुम ही रहोगे, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या करने जा रहा था, आई एम सॉरी, मैं लेट हूँ बट मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, ओनली यू माई वाइफ ही। एंड वो देखने लगता है। वांग जी जब अपने हस्बैंड का कन्फेशन सुनता है तब जाकर उसे एक रिलीफ मिलता है एंड वो टाइटली वी जिंग को हक कर लेता है एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड अभी बस वो देख रहा था अपने हस्बैंड को सच में ये कन्फेशन सडनली हुआ था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच में उसका हस्बैंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा इस तरह से, ये बहुत डिफरेंट था। वांग जी तो अपनी नोज़ को वी जिंग के चेस्ट के ऊपर ही रब करने लगता है। वी जिंग टाइटली उसके हेयर्स को पेट करता है एंड उसके हेड मतलब पूरी तरह से बालों को सहलाता है एंड उसके बाद उसके सिर पे किस करता है एंड वी जिंग उसे देखते हुए कहता है स्टॉप, अब रोना बंद करो ठीक है, तुम और मैं हमेशा से एक साथ रहेंगे, मैं तुम्हारा हूँ एंड तुम मेरे हो, हम लोग शादी करेंगे ओके एंड हम एक बन जाएंगे, चिंता मत करो, हमारे बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के ही रहेंगे, मैं किसी को हमारे बीच में आकर हमारी इस मैरिड लाइफ को ख़राब करने की परमिशन नहीं दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। ये सुनने के बाद तो वांग जी बहुत ही शाय फील करता है एंड वो रोना बंद करता है। वांग जी स्माइल करते हुए वी जिंग को देखने लगता है। वांग जी कहता है सच में, वी जिंग कहता है बिल्कुल। एंड तभी कैंग से सेरेन डोर ओपन करती है एंड वो अंदर आती है एंड वो अपने दोनों बच्चों को एक दूसरे की क्लोज देखती है एंड वो इतना देखकर सरप्राइज हो जाती है। वी जिंग जल्दी से दूर होता है वांग जी से एंड वांग जी जो उनके बीच में डिस्कशन था वो स्टॉप करता है और दूर हो जाता है। वी जिंग कहता है मॉम, कैंग से सेरेन गुस्से में कहती हैं शट अप। वी जिंग को घूर के देखती हैं। कैंग से सेरेन वांग जी के पास आती है। वांग जी थोड़ा डर जाता है और वो सोचने लगता है कि सच में वो तो अभी रंगी हाथों पकड़ा गया, वो भी उनके बेटे को हक करते हुए, अब पता नहीं उसका क्या होगा। कैंग से सेरेन कहती है क्या मेरे बेटे ने तुम्हें परेशान किया?
क्या इसने तुम्हें मुसीबत में डाला है ना? बताओ मुझे। अगर इसने कुछ भी किया है ना तो बताओ मुझे। क्या इसने तुम्हें ब्लैकमेल किया है? हाँ, इसने तुम्हें छुपाया हम लोगों से, इसने शादी की और अपनी शादी के बारे में छुपाया। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी एकदम शॉकिंगली आइज ब्लिंक करके देखने लगता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये कि क्या हो गया। वांग जी अपने सैड मतलब एकदम फेस के साथ या फिर अजीब से चेहरे के साथ कहता, आंटी ऐसा नहीं है वो। तभी कैंग से सरन कहती है, तुम्हारा मतलब है कि इसने तुमसे जो शादी की वो हमसे नहीं छुपाया इसने, राइट? इसने शादी की है ना तुमसे और छुपाया है ना? बताओ मुझे। अपना सर हाँ में हिला रहे हो या ना में हिला रहे हो? वांग जी चुप हो जाता है। इसके बाद जो वीजिंग था वो देखने लगता है अपनी मॉम को। कैंग से सरन इसके बाद कहते हैं, नाउ सब कुछ बदल चुका है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ अपने सन इन लॉ के रूप में। मेरे हस्बैंड थोड़ी सी अपसेट हैं बट जल्द ही वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। वीजिंग ने खुद हमें सच बताया है कि इसने तुमसे शादी की है। एंड हमने जो किंग हैंगजुन की बेटी है, जो हमने जो बेटी थी उन लोगों की म्यान उससे वीजिंग की शादी को कैंसिल कर दिया है। एंड अब चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये तुम्हारे लिए हर एक ड्यूटी को निभाएगा जो एक हस्बैंड की ड्यूटी होती है। चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी, ठीक है? अगर इसने परेशान किया ना तो इसे भी सज़ा मिलेगी। वांग जी स्माइल करता है। कैंग से सरन इसके बाद कहती है, वीजिंग को देख के वो अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, कि अब तुम बिल्कुल भी इसे डराओगे नहीं, धमकाओगे नहीं, समझ आया ना तुम्हें? कैंग से सरन वीजिंग को डांटती है। एंड उसके बाद वो लोग बातें करती हैं एंड वो लोग इन्फॉर्म करेंगे भाई अब कब शादी वगैरह कैसी होगी। वीजिंग ने शादी को एक्सेप्ट कर लिया एंड नाउ अभी ओपनली इस शादी को भी सबके सामने लाना होगा और सभी को एक्सेप्ट भी करना होगा। तो इसलिए वो थोड़ी बहुत बातें करने के लिए चली जाती है वहाँ से। अभी नाइट का टाइम देखते हैं। वी चांग से वीजिंग के डैड वापस आ चुके थे, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे एंड पूरा माहौल चुप था, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड बस चुपचाप अपना खा रहे थे। वीजिंग एंड वांग जी कभी कभी एक दूसरे को देख रहे थे एंड अब वो क्या करें, कुछ टाइम तक तो वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं खाना वगैरह कंप्लीट होता है, सब लोग अपने रूम में जाते हैं। वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो उसे अपने रूम में लेकर आता है एंड इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी और वीजिंग दोनों बेड पर लेट जाते हैं। वीजिंग वांग जी एक दूसरे को कडल करते हैं। वीजिंग अभी देखता है और कहता है, नाउ हम दोनों अब हस्बैंड हैं, एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए एंड मैं तुम्हारी केयर करूँगा। वांग जी वीजिंग के शोल्डर पर अपना सर रखता है। इसके बाद वांग जी कहता है, क्या अंकल मुझे एक्सेप्ट करेंगे? ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है, तुम चिंता मत करो, वो थोड़ी अपसेट है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी तो बहुत ही डर जाता है। वीजिंग कहता है, गुड नाइट, चिंता मत करो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एंड वीजिंग किस करता है वांग जी के फोरहेड पर एंड उसके बाद स्माइल करता है, उसके पूरे फेस पर किस करता है लाइक अ बेबी एंड उसके बाद सो जाता है। एंड हम अभी देखते हैं टाइम स्किप करके यूनिवर्सिटी का। एंड अभी तक जो वांग जी एंड वीजिंग की मैरिज थी उसके बारे में यूनिवर्सिटी में कोई नहीं जानता था, किसी को कुछ भी नहीं पता था ये वो दोनों मैरिड हैं या फिर उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। एंड धीरे धीरे करके हम देखते हैं जो वीजिंग था वो आगे की अपनी चीज़ें करने लगता है। जिंगई तक को नहीं पता था इसके बारे में। वीजिंग जो है ना बहुत ही हार्डली ट्राई करता है अपने डैड को बनाने का एंड कैंग से सरन तो पहले से ही मान चुकी थी बट वीजिंग के डैड बहुत मुश्किल था उन्हें मनाना एंड बस वो दोनों कोशिश कर रहे थे उन्हें बना ले एंड वो डरे हुए थे अगर उनके डैड नहीं माने तो इसके बाद वांग जी और वीजिंग साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि एक ही घर में रहना और उसके बाद जब आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा या फिर आपको लेकर के उसके दिमाग में अच्छा नहीं चल रहा तो अजीब लगता है, ऑकवर्ड हो जाता है उन लोगों के साथ रहना। तो बस अभी यही सिचुएशन चल रही थी। हम अभी मार्केट का सीन देखते हैं। वांग जी एंड वीजिंग एक दूसरे के साथ मार्केट में चल रहे थे हाथों को होल्ड कर कर एंड दोनों बहुत ही हैप्पी थे और वो लोग हस्बैंड एंड हस्बैंड थे इसलिए ऐसे ही घूम रहे थे। वो लोग अपनी बोलते हैं प्यारे से इस मोमेंट को स्पेंड कर रहे थे। वांग जी अचानक से एक फैमिलियर फिगर वहाँ मार्केट में देखता है। एक शॉप के पास एक पर्सन खड़ा होता जो उन्हें देख रहा था। वीजिंग कहता क्या हुआ? तभी वांग जी कहता क एंड ये सुनने के बाद वीजिंग उस पर्सन को देखता है जिसे उसका हस्बैंड देख रहा था एंड वो दोनों उसके पास आते हैं एंड उसके बाद वो पर्सन वांग जी को देखता है एंड देखने के बाद सरप्राइज हो जाता है। वो पर्सन जो अभी वांग जी के सामने खड़ा हुआ था अचानक से उसके सामने उसका एक ऐसा इंसान था जिसे वो न जाने कब से देख रहा था
एंड उसके चेहरे पर बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो कहते वांग जी, एंड तभी वांग जी कहते सिजन काका कि क्या क्या आप सच में हो? एंड लायन सिजन तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके बाद कहता है वांग जी तुम कैसे हो? तुम यहाँ पर कैसे आए? हाँ, वांग जी कहता है अंकल ने आपको नहीं बताया मेरे बारे में? ये सुनने के बाद लायन सिजन कहते हैं नहीं, मुझे बताओगे क्या हुआ? ये सुनने के बाद लायन सिजन तो काफ़ी सैड हो जाता है, अपना सर नीचे कर लेता है। तभी वीजिंग कहता है वांग जी मेरा स्पाउस है, हम लोगों की शादी हुई है बाय चांस, वो भी लायन किरण के द्वारा वांग जी को फोर्स करने के चक्कर में। एंड इसके बाद वीजिंग सब कुछ बताता है लायन सिजन को, एक्सप्लेन करता है क्या कुछ कैसे हुआ। लायन सिजन सारी चीज़ें सुनने के बाद गुस्से में कहता है इस बार तो अंकल ने लिमिट क्रॉस कर दी है, उन्होंने प्रॉपर्टी हथियाने के लिए तुम्हें फोर्स किया, वो भी एक ऐसे इंसान से शादी करने के लिए जिसे जानते तक नहीं हो तुम। वांग जी इस बार उन्हें सज़ा मिल के रहेंगी, ये तो अच्छा हुआ कि तुम वीजिंग से मिले, अब मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहने वाला। वांग जी वीजिंग एंड लायन सिजन थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एंड इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी हम गुसू गांव के अंदर देखते हैं कारें पुलिस बोल सकते हैं कि साथ में एंटर करती है, वो भी गुसू विलेज के अंदर। एंड ऐसा बहुत ही रेयर होता था कि गांव के अंदर पुलिस आए, तो इसीलिए सबके सब देखने लगते हैं। पुलिस लायन हाउस के पास आती है एंड इसके बाद वो लोग वहाँ पे जैसे ही सायरन की आवाज़ आती है, डोर पे नॉक होता है, लायन किरण बाहर आता है एंड पुलिस को देखने के बाद वो डर जाता है। एंड साथ में वहाँ पर वीजिंग, लायन सिजन एंड वांग जी भी खड़ा हुआ था। एंड इसके बाद वो तीनों पास आते हैं लायन किरण के। लायन किरण गुस्से और डिसबिलीव के साथ उन सबको देख रहा था। लायन किरण गुस्से में कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? बट तभी पुलिस ऑफिसर आता है, लायन किरण को अरेस्ट करने लगता है। ये देखने के बाद लायन किरण कहता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? एंड इसके बाद पुलिस ऑफिसर कहता है तुमने अपने माइनर नेफ्यू को फोर्स किया है एक आउटसाइडर से शादी करने के लिए, एंड इवन तुमने एक ट्रिप पर आए हुए आउटसाइडर को फोर्स किया उसके गले पर चाकू रखकर या तलवार रखकर कि वो तुम्हारे नेफ्यू से शादी करे, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है इसी चीज़ के लिए। लायन किरण गुस्से में कहता है वांग जी रोको ही नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। बट लायन सिजन कहता है पुलिस ऑफिसर इसे लेके जाओ, जेल के अंदर डालो इसे, इस इंसान ने बहुत गलत किया है। एंड इसके बाद पुलिस ऑफिसर लायन किरण को अरेस्ट करता है एंड इसके बाद कार में बैठाकर उसे लेके चला जाता है। एंड ओब्वियसली लायन किरण को जेल होती है एंड उन लोगों को भी पनिशमेंट मिलती है जिन्होंने भी पैसों के लिए लायन किरण का साथ दिया था। उस बोल सकते हैं कि सारे प्लानिंग के अंदर सारा काम वहाँ का कंप्लीट हो जाने के बाद विलेज का वीजिंग एंड वांग जी वापस सिटी के अंदर आ जाते हैं। अभी वी बंचन का सीन देखते हैं। वी वुजियान कैंग से सायरन को सब कुछ बताता है जो भी गांव के अंदर हुआ एंड आफ्टर कुछ टाइम के बाद वी चांग से भी वीजिंग के साथ बात करना स्टार्ट कर देता है एंड वांग जी के साथ भी। वो लिटिल बाइट थोड़ा सा अपसेट हुआ था जो कि ओब्वियसली लाजमी था, या ये कहें कि बोल सकते हैं कि होता ही है नॉर्मली ऐसा। बट फिर वो लोग नॉर्मली बातें करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि वांग जी उन्हीं के घर का एक पर्सन है। फाइनली कुछ मंथ के बाद वी चांग से एक्सेप्ट कर लेता है वांग जी और वीइंग के मैरिज को एंड वो लोग उनकी मैरिज भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे अरेंज करते हैं, उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। एंड अभी भाई वांग जी ऑफिशियली सन इन लॉ बन चुका था वी फैमिली का एंड वो लोग लीगली हस्बैंड हो चुके थे। नाउ 1 साल के बाद देखते हैं वांग जी और वी जिंग की बोल सकते हैं मैरिज स्मूथली चलती रहती है। उनकी शादी को पूरा 1 साल हो जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर सभी लोग अभी जान चुके थे कि प्रोफेसर वी यिंग ही वांग जी का स्पाउस है, यानी कि उसका हस्बैंड है। अभी हम एक बीच साइड पर देखते हैं। आज वी यिंग और वांग जी बीच पर आए हुए थे अपने डेट पर एंड दोनों के दोनों बहुत खुश थे। दोनों के दोनों अपनी डेट को फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे एंड वो लोग अपने खाने को एंजॉय करते हैं। वांग जी और वी यिंग वहीं पर एक दूसरे का हाथ होल्ड कर कर रोमांटिक वे के अंदर म्यूजिक पे डांस करते हैं एंड सनसेट होता हुआ देख रहे थे। ये मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल था, समुंदर था, साथ में बीच था एंड मोमेंट काफ़ी अच्छा था, बहुत ही रोमांटिक था। ये उन लोगों की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी जो कि वो लोग अभी स्पेंड कर रहे थे। विजिंग कहता है हैप्पी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी माय लव माय वाइफी लांसान एंड इसके बाद वांग जी कहता है बिल्कुल ये हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, टोटली मैं तो भूल ही गया था इस डेट के बारे में। विजिंग स्माइल करता है एंड उसके बाद वो एक रिंग फिंगर में डालता है बोल सकते हैं वांग जी के एंड वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज एंड अमेज्ड फील करता है, कितनी खूबसूरत रिंग थी एंड उस रिंग बॉक्स के अंदर रिंग्स थी और ये देखने के बाद तो वो बहुत खुश रहता है। इसके बाद वांग जी भी विजिंग के फिंगर में रिंग पहनाता है एंड इसके बाद वांग जी कहता है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माई हस्बैंड। विजिंग स्माइल करता है, वांग जी बस विजिंग को देखता है। वांग जी विजिंग के कान के पास आता है एंड उसके बाद वहाँ पे उसे एक किस करता है सॉफ्ट सा।
वांग जी एक स्मिक करते हुए कहता है माई वीजिंग। वीजिंग अपना सिर हमें हिलाता है एंड अपने गले को साफ करता है एंड तुरंत ही वीजिंग वांग जी को अपनी गोद में उठाता है एंड उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी कॉटेज की तरफ जहाँ पर वो लोग आज की नाइट स्पेंड करने वाले थे। डोर एक झटके में बंद होता है एंड इसके बाद उस कॉटेज से लाउडली आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं एंड अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे थे एंड वीजिंग बहुत वाइल्ड था। सच में दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पर उन दोनों को बोल सकते हैं कि इंटरप्ट करने वाला कोई नहीं था एंड पूरे टाइम वांग जी की मॉर्निंग की आवाज़ें आती रहती हैं उस रूम से एंड नाइट को वांग जी और वीजिंग एक दूसरे के साथ प्यार से अपनी नाइट को स्पेंड कर लेते हैं। दोनों के दोनों बहुत ही अमेज फील करते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को फाइनली पा लिया। भले ही काफ़ी सारी उनकी लाइफ के अंदर मुसीबतें आई, उन्होंने प्रॉब्लम का सामना किया बट फाइनली एक दूसरे के हो चुके थे। फाइनली वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं लव यू एंड उसके बाद इसी के साथ ये फैन फिक्शन आज का कंप्लीट हो जाता है एंड हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्लीज़। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मुझे भी बुरा लगेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, है ना, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही और खूबसूरत कहानियाँ सुनने को मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सब्सक्राइब करना न भूलें वांगशन लवर्स को अपनी ऐसी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चटपटी कहानियाँ सुनने के लिए। ओके एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक ब्यूटीफुल सा कमेंट और कर देना ताकि मेरी इस तड़पते दिल को भी ठंडक पा जाए। चलो मैंने बकवास बहुत कर दी। नई एपिसोड नई कहानी के साथ एक बार फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ मैं आपकी प्यारी ऑथर सोना। बाय बाय एवरीवन।